अमित शाह से दुश्मनी अच्छी थोड़ी मानी जाती है। अरे गृह भैया मंत्री हैं। मरवा देंगे मुझे, मरवा लो। अपनी दोस्ती का फिर ऑफर भी तो मिल सकता है। फुनूंगा हरक सिंह राव जी, ये दोस्ती दुश्मनी नहीं बदलनी चाहिए। एक तरह धमकी भी दी मुझको। अमित शाह जी क्या, मेरे को कॉल आई थी 8 कॉल। ये तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इनको पहले ही निपटवा देते चुनाव में। कुछ अब कोई सीबीआई ईडी का कोई अरे डर भाड़ में जाए, जेल भेज दो मुझे, है ही नहीं गलत। जब हम गलत नहीं है क्या डरना है। नहीं। आपको दौड़ा दिया भाई, इनको फिर उलझाते हैं। उलझाया था ना उस वक्त आपको। जाए तो फिर क्या, नहीं, कांग्रेस ने तो एक हफ्ते रोक दिया ना आपको। फिर देखिए जो अब हरक सिंह रावत अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, बीजेपी ने निकाल दिया। हमारे यहाँ आपकी चुपके चुपके बातें चल रही थी, लेकिन अब एंट्री इतने आसानी से नहीं होने देंगे। फिर उसमें कहीं हरीश रावत जी आ गए, कहीं फलाना नेता आ गए, कहीं वो आ गए। और एक हफ्ते तक हरक सिंह रावत जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, भाई दरवाजा खोलेंगे नहीं खोलेंगे। चुनाव तो निकल गया। यानी जो राहुल गांधी की लाइन होगी उस लाइन पे अब हरक सिंह रावत चलेंगे। इशारा पकड़ के था, समझ गए। इशारा समझ गया मैं कि भाई मेरा नाम कट गया। बहुत हो गया भैया, कितना पाप करते रहोगे। तो मैंने 19 पुलिस के बैररों, नजीबाग, नटौर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, 19 पुलिस के बैरर रेलवे फाटक तोड़ते हुए 145% दिल्ली तक पहुंचाई। अगर मुजफ्फरनगर के रास्ते भी कोई जिम्मेदार विधायक या नेता साथ होता तो मुजफ्फरनगर कांड नहीं होता। हमारी माता बहनों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होता। लाल कुआं में भाजपा के नेता, अंकिता की हत्या में भाजपा का नेता, पेपर लीक हो रहा, भाजपा के नेता, लोकसभा का पेपर लीक हो रहा, भाजपा का नेता। ये वो क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, दंजोडा के खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिन्हें उत्तराखंड की सियासत में शेर गढ़वाल भी कहा जाता, वो आजकल बेहद आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना हो, सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना हो, वो लगातार हमलावर तेवर अख्तियार किए हुए हैं। 27 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन क्या वजह है कि हरक सिंह रावत किसी को बख्श नहीं रहे हैं। उनसे खुद जानते हैं, आपसे उनको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। अभी 27 का चुनाव दूर है रावत जी, लेकिन आप तो बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग पे उतर गए। देखिए 27 के केवल चुनाव लक्ष्य नहीं है। जिस तरह लगातार घटनाएं हो रही है ना, उससे मन दुखी है। मैंने बहुत आज भी मंगलवार है और जिस दिन मैंने ये निर्णय लिया उस दिन भी मंगलवार था। मैंने बजरंगबली के चरणों में, हनुमान के चरणों में निर्णय लिया, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मंदिर में, कि भाई कब तक ऐसे उत्तराखंड में जो हालात हैं उत्तराखंड में, आज जितेंद्र प्रसाद की हत्या होती है या आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अंकिता की हत्या होती है, बंदूक की नोक पर नैनीताल में 5 सदस्यों को खुलेआम उठा के ले जाया जाता है। ये प्रदेश कहाँ जा रहा है। पेपर लीक हो रहा है, सब में भाजपा के कार्यकर्ता। एक महिला नेता भाजपा की अपनी 13-14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करवाती है। कैसी मां है। सनातन धर्म की बात करने वाली भाजपा आज पूरे राक्षसी पर्वत, राक्षस भी तो सनातनी थे, राक्षस भी तो सनातनी थे। रावण भी तो सबसे बड़ा सनातनी था कि नहीं था, सबसे बड़ा विद्वान पंडित था। लेकिन जिस तरह सीता का हरण किया, आज तो यहाँ एक माँ अपनी 13-14 साल की बच्ची का हरण करके उसके साथ बलात्कार करवा रही। लाल कुआं में भाजपा के नेता, अंकिता की हत्या में भाजपा का नेता, पेपर लीक हो रहा, भाजपा के नेता, लोकसभा का पेपर लीक हो रहा, भाजपा का नेता। ये हो क्या रहा है। रुद्रप्रयाग में 9 सदस्य थे, जिला प्रशासन ने पेन बदल दी। टिहरी में खरीद फरोख्त करके जिला पंचायत पे कब्जा कर लिया, पौड़ी में भी ऐसे किया। अरे भाजपा जो बड़ी नैतिकता की बात, चरित्र की बात जो पार्टी करती है, वो रसातल में चले गई है। और घमंड इतना है, और मैंने जैसे आरोप लगाया था कि भाजपा का महल बना रही है आज।
उसके जिले के कार्यालय कुछ कार्यालय थोड़ी हैं महल जैसे। मैं पौड़ी में भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा हूं 87, 88, 79, 90 तक, 91 तक। उस समय युवा मोर्चा का नहीं, मेन पार्टी का। मेरी केवल 27-28 साल की उम्र थी जब मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष था। वो भाजपा नहीं है ये कौन सी जो दुर्गुण कांग्रेस में, कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में रही, और जो घमंड, जो अहम, जो राक्षसी प्रवृत्ति, जो कंस की प्रवृत्ति, रावण की प्रवृत्ति कांग्रेस में 70 साल सत्ता में रहने के बाद नहीं आई, वो भाजपा में केंद्र में 11 साल में और उत्तराखंड में 8 साल में भाजपा के अंदर वो प्रवृत्ति आ गई है। अगर हंसा दनाई बेलवंती चौहान ने, जिन्होंने मंसूरी कांड में अपने प्राणों की आहुति 1994 में दी थी, मुझे आज भी याद है, उसके दूसरे दिन मैं मंसूरी गया था। श्रीयंत्र टापू कांड में श्रीनगर में भाई बेंजवाल ने अपने प्राणों की आहुति दी थी गंगा नदी में उत्तराखंड राज्य के लिए। मुजफ्फरनगर में हमारी माता बहनों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। अपनी अस्मिता को इस राज्य के लिए उन्होंने दे दिया। आखिर कहां आज हंसा दनाई बेलवंती चौहान, भाई राजेश रावल बेंजवाल और सैकड़ों लोग जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो कह रही होगी कि इसके लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, जहां मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहे, जहां पेपर लीक होता हो, जहां नौजवानों को ब्लैकमेल करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। और केवल जितन प्रसाद का सवाल नहीं, आज तो तीरथ सिंह रावत का भांजा भी इस स्थिति में पहुंच गया। एक और 3-4 और लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने ऐसा पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई में, ऊर्जा विभाग में नियम ऐसे बना दिए कि उत्तराखंड का व्यक्ति टेंडर ले नहीं सकता। सारी गुजरात की कंपनियां हैं। मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं। आज लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के जितने प्रोजेक्ट हैं आप उठा के देख लें, सारे टेंडर गुजरात की कंपनियों को मिले हुए हैं। और फिर काम तो उत्तराखंड का ही नौजवान करता है, बेरोजगार नौजवान करता है, ठेकेदार करता है। ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ठेकेदार तो काम वही करता है। पेमेंट उन बड़ी कंपनियों के नाम पर होता है जिनके नाम पर ठेका है, और वो फिर देते नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि उत्तराखंड का नौजवान या उत्तराखंड का जो ठेकेदार है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी ठेकेदार है, वो आत्महत्या करने के लिए भी बस हो गया। लेकिन आप भी तो इसी सरकार में मंत्री थे, 3 ही साल की तो बात है, आप भी मंत्री थे। 22 के चुनाव से पहले तो आप भी थे ना। आप नहीं देखते थे। मैं जो आज भाजपा से मैं बाहर हुआ, तब क्या गुजराती कंपनियों को ठेके नहीं मिल रहे थे? मैं उस समय देखिए, जो मैं भाजपा से बाहर हुआ हूं, आपने देखा होगा कि मैं चाहे कांग्रेस सरकार में था चाहे भाजपा सरकार में था, आपने देखा होगा जब लड़ाई लड़नी होती थी, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे विजय बंगड़ा रहा हो, चाहे हरीश रावत रहा हो, उपनल के कर्मचारियों की लड़ाई मैं कांग्रेस में रह के लड़ता था। मैं पीआरडी के लोगों की लड़ाई कांग्रेस में रह के लड़ता था। और मैंने भाजपा में भी लड़ाई लड़ी। मैंने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज कोई हरक सिंह रावत अपने लिए बना रहा था। आज एक पत्रकार लाल ढांग चिलखाड़ सड़क को लेकर पैदल दिल्ली तक गया है, दिल्ली में संघर्ष कर रहा है। उस सड़क को 70% हरक सिंह रावत ने वो सड़क बना दी थी। लेकिन जब भाजपा सरकार ने व्यवधान डालने का काम किया, कुछ कोविड के कारण, कोरोना के कारण भी काम थोड़ा ढीला हो गया, नहीं तो वो सड़क बन गई होती। आज गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने के लिए, आज गढ़वाल से मैं कुमाऊं जाना है, अपने ही प्रदेश में जाना है,
तो हमें उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। लेकिन सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आप अचानक से इतना गुस्से में 24 मिनट के पूरे चुनाव में आप शांत रहे क्या? अब फिर एकदम से आपको कहा नहीं, अब मैं आप शांत नहीं रहा है। ये दबाने की कोशिश करते हैं। क्या सीबीआई और ईडी के डर के मारे शांत रहे? नहीं, मैं कोई डर, आपको लगता है मैं डरने वाला लोगों में? जब मैं गलत हुई नहीं, आपको ध्यान होगा जब ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हुई पाखरो टाइगर सफारी में, मैंने कहा था एक टहनी भी और 1 रुपए का गबन भी हरक सिंह रावत के नाम पर होगा, हरक सिंह रावत हर सजा को भुगतने तैयार हुआ। अभी जब सहसपुर की जमीन पर ईडी ने हमारे खिलाफ चार्जशीट लगाई तो मैंने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 99.9% नहीं, 0.1% भी अगर मैं दोषी निकल गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे फर्जी, ईडी के अधिकारियों ने मुझसे खुद कहा, जब मैं गया था ईडी ऑफिस, ईडी ने मुझे बुलाया था कि हम क्या करें साहब। मैंने कहा तुम जो कहते हो कि साहब 62 में 6,000 रुपए दे देते सुशील रानी को और इसलिए ये जमीन सुशील रानी के नाम पर जमीन तो वापस हुई नहीं, उसके नाम पर रही। ईडी वाले किस तरह आपसे क्या सवाल जवाब क्या करते थे आपसे जब आप कुछ जाते नहीं, थे? उन पे कुछ था ही नहीं। चाय पिलाते थे? हाँ, बस चाय पिलाते थे, टाइम पास करते थे। बैठो चाय पियो। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई सवाल कुछ नहीं, कोई जांच नहीं करते? क्या सवाल करेंगे, कुछ था ही नहीं उनके पास। कुछ तो पूछते होंगे कि रावत कुछ जी नहीं ये बता पूछते थे, दो जो ये गड़बड़ आपने की है, ये आप पे कुछ हमारा आरोप है। गड़बड़ था ही नहीं भाई। अगर माना वो कहते 6,000 रुपए जिससे जमीन हमने खरीदी कि उसको सुशील रानी को जिसने जमीन बेची थी उन्होंने 6,000 रुपए दे दिए, तो अगर 6,000 रुपए दे दिए थे तो 62 से 2004 तक सुशील रानी के नाम पर 8.209 हेक्टेयर भूमि क्यों रही? आप माना जमीन खरीदोगे, मैंने तो राजीव जैन से कहा, जो डिप्टी डायरेक्टर ईडी का, अभय से कहा, मैंने कहा आप अगर कोई जमीन खरीदोगे कितने साल का रिकॉर्ड देखोगे? 12 साल का, 30 साल का? थोड़ी देर के लिए मैं ईडी की बात मान लेता हूं कि 62 में सुशील रानी से वापस जमीन आ जानी चाहिए थी, लेकिन आई तो नहीं ना। तो किसी जमीन को खरीदने वाले को 62 में तो मैं 1 साल का था, तो मैंने थोड़ी गड़बड़ किया। अगर गड़बड़ किया होगा तो सुशील रानी ने क्या होगा? या राजस्व विभाग के वो अधिकारी जिन्होंने 62 से लेकर 2004 तक जमीन सुशील रानी के नाम पर चढ़ा के रखी, उनके खिलाफ ईडी काम करते। तो अब थोड़ा कोर्ट से आपको रिलीफ मिला तो आप एकदम से एग्रेसिवली होकर फ्रंट फुट पे आए। लोकसभा चुनाव के प्रचार में कहीं आप नजर नहीं आ रहे, तब आप घर बैठे हुए थे? आप नहीं, घर नहीं बैठा था, आपको साथ ध्यान नहीं होगा। मेरी ड्यूटी जो है दिल्ली में लगी थी। मैं कन्या के क्षेत्र में, उदित राज जी के क्षेत्र में। आप तो हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। लड़ने वाला था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोगों ने कहा कि अंदरूनी तौर पे आपने हाथ खड़े कर दिया। नहीं, आपने गुरदीप सप्पल को फोन करके बोल दिया कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। गुरदीप सप्पल का फोन आपके पास आया था? मैंने पूछा रावत जी आपको चुनाव लड़ना है? आपने कहा नहीं जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखो, सप्पल जी का भी आया था, शैलजा जी का फोन भी बंबई से इंडिया गठबंधन की मंच की बैठक से आया था। दोनों ने मेरे से बात की थी। आपने मना कर दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल, वो केदारनाथ की बात हुई है। ये जो बात मना करने की बात है वो केदारनाथ की है। केदारनाथ उपचुनाव की? हाँ, उपचुनाव की। वो तो दिल्ली में मीटिंग से उठकर सप्पल और शैलजा जी ने अलग से बात करी मुझके। अब मैं केदारनाथ में इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि हमारे कुछ पार्टी के नेताओं ने पहले ही लोगों ने तो कहा कि आप लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे चुनाव। नहीं, पहले ही डिक्लेयर कर दिया था ना मनोज राउत का नाम। मनोज राउत जी का नाम पहले ही कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई वो लड़ेंगे चुनाव। तो मैं विवाद नहीं पैदा करना चाहता था मैं, क्योंकि विधायक का मुझे बहुत शौक नहीं था। हाँ, ये बात सही है, बाकी तो केदार बाबा की कृपा है। लेकिन मैं चुनाव लड़ता तो मुझे पूरा भरोसा था कि मैं वो चुनाव 100% जीतता। लोग तो कहते हैं हरक सिंह रावत तो 20 दिन में चुनाव बना देते, किसी सीट पे उतरा। 20 दिन में नहीं, 10 दिन में। रुद्रप्रयाग गया, 2012 में रुद्रप्रयाग में आपने ही किया था। कहाँ डोईवाला की आप कई साल से तैयारी कर रहे थे, अचानक पार्टी ने आपको दौड़ा दिया भाई इनको फिर उलझाते हैं। उलझाया था ना उस वक्त आपको? हाँ, उलझाया था। ये तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इनको पहले ही निपटवा देते हैं चुनाव में। कुछ हमारे जो शुभचिंतक हैं वो चाहते थे कि भाई ये हार जाए चुनाव में निपट जाएंगे। और सच में जब मैं बीरेंद्र चौधरी के पास टेबल गया मिलने दिल्ली उनके घर पे, और जैसे मुख्यमंत्री की बात होने लगी, यार वो कुछ
इस बीच उनको कोई फोन आया, तो फोन करने के लिए वो अंदर चले गए। तो उनके टेबल पे एक सर्वे रिपोर्ट पड़ी थी, तो मैंने उठाई, तो उसमें मुझे हरा दिखाया हुआ था। रुद्रप्रयाग से? हाँ। ओ, अब मैं मैडम सोनिया जी को मिलने के लिए गया, तो मैडम ने भी यही कहा, मैं तो मुख्यमंत्री के लिए पैरवी करने के लिए गया था। उन्होंने कहा हम तो चुनाव ही नहीं जीत रहे भाई, हमारी रिपोर्ट में है। उन्होंने भी ये कहा, हरक सिंह जी पहले चुनाव तो डिक्लेयर होने दो। लेकिन मुझे विजय बहुगुणा ने कहा कि आप तो हार रहे हो चुनाव। मैंने विजय बहुगुणा से कहा, मैंने कहा हरक सिंह रावत चुनाव नहीं हार रहा है, हरक सिंह रावत चुनाव जीत रहा है। किसी को भरोसा नहीं था हमारी पार्टी के लोगों कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में मैं थोड़ा सा ढीला हुआ, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारे कुछ, हालांकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी मेरा नाम आपने भी चलाया था। नहीं, पार्टी में आप सीरियसली कंटेंडर तो थे ही, हम क्या चला रहे थे? वो तो पार्टी में विचार तो सारे, क्योंकि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, 5 साल से आप सड़कों पे थे, तो नाम तो सारे जो है सारे नेशनल और स्टेट के चैनल चला रहे थे कि मेरा लगभग तय हो गया। मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था दिल्ली, तो सारी चैनलों की वो भी वैन मेरे आगे पीछे हो रही थी, मेरे घर पे जा रही थी। मुझे तो आनंद शर्मा ने बुला के कह दिया, मेरे को फोन आया, मैं फोन नहीं उठा पाया। मेरे साथ किशोर उपाध्याय जी थे, फिर उनके फोन पे फोन आया, फिर किशोर उपाध्याय जी से उन्होंने कहा हरक सिंह जी आपके साथ है? उन्होंने कहा मेरे साथ है। कह रहे बात कराओ। कह हरक सिंह जी कहाँ हूँ? मैंने कहा देहरादून हूँ। कह रहे वहाँ देहरादून क्या कर रहे हो, दिल्ली आओ। मैंने कहा जी कोई अच्छी गुड न्यूज है? कह रहे गुड न्यूज नहीं होती तो आनंद शर्मा आपको फोन करता। हम दिल्ली चले गए किशोर उपाध्याय में, एयरपोर्ट से मैंने फोन किया, कह रहे कॉमर्स मिनिस्टर आ जाओ। मैं कॉमर्स मिनिस्टर गया, वहां सुरेश पचौरी जी बैठे थे, जो आप बीजेपी में चले उस समय राज्य मंत्री थे, पीएमओ देखते थे, सीबीआई भी काफी ताकतवर नेता था। हाँ, सीबीआई भी देखते थे। हाँ, और 10 जनपद में अच्छा उनका दबदबा था। हाँ, सीबीआई भी देखते थे। तो पचौरी जी ने कहा हरक सिंह जी आज इनके कारण तुम चीफ मिनिस्टर बन गए, आनंद शर्मा के कारण। फिर आनंद शर्मा ने मुझसे कहा कि भाई मैं कल ही अफ्रीका से लौटा हूं और कल से उत्तराखंड के एपिसोड पे लगा, और आज 12-1 बजे मैंने मैडम से आपका नाम क्लियर करवाया। फिर कैसे? अब सुन लो और तो छोड़ो। फिर वो तो चले गए पचौरी जी 10-15 मिनट बाद। फिर आनंद शर्मा जी के साथ 3 घंटे मैंने डिस्कस किया कि उत्तराखंड जैसे कि एज ए चीफ मिनिस्टर कि कैसे क्या करना है, इंडस्ट्री कैसे कैसे बनेगी, हाइड्रो प्रोजेक्ट कैसे काम होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप अहमद पटेल जी को भी धन्यवाद दे दो और गुलाम नबी जी को धन्यवाद दे दो। मैं दोनों के यहाँ के, अहमद पटेल भाई तो नहीं मिल पाए, पर मैं गुलाम नबी जी के यहाँ गया, वहाँ इंदिरा हृदय बैठी थी, जैसे मैं गया तो वो चला है। फिर मैंने उनको भी धन्यवाद दे दिया कि भाई आनंद शर्मा जी ने कहा कि मेरा फाइनल हो गया, आपको बहुत धन्यवाद। यहाँ एयरपोर्ट पर विजय बहुगुणा, हम जब अंबिका सोनी और वो सब आ रहे थे विधायक को मिलने के लिए, तो एयरपोर्ट पे विजय बहुगुणा और यशपाल आर्य जी थे। तो विजय बहुगुणा ने मुझसे कहा कि रावत जी मैं यशपाल जी को समझा रहा हूँ कि भाई तुम हरक सिंह मुख्यमंत्री हो रहा है तो हमारे अपने ही तो व्यक्ति है। उसके बाद विजय बहुगुणा जी ने यशपाल आर्य इनसे तो कहा कि मैं, मेरी उप कमेटी की मीटिंग है, लेकिन मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जो है 1 बजे मेरी माननीय सोनिया गांधी से मीटिंग है। फिर 2 बजे विजय बहुगुणा जब माननीय सोनिया गांधी से मिल के आए तो रीता जोशी ने मुझको फोन किया, विजय बहुगुणा जी की पत्नी ने मुझको फोन किया, मुझको बधाई दी, हरक सिंह जी बधाई हो। तो मैंने कैसे, कह रहे अभी बहुगुणा जी आए हैं और उन्होंने जो संकेत दिया है आपका चीफ मिनिस्टर फाइनल है, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लोगों का भी ख्याल रखना। मुझे शत्रुघ्न सिंह पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, माननीय सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से रिपोर्ट मांगी, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी, और कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा भाई तुम उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर हो, शत्रुघ्न सिंह को तुम रिपोर्ट करो। तो शत्रुघ्न सिंह ने मुझको फोन करके कहा कि रावत जी मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पे लंच पे आए। मैं लंच करने गया, उन्होंने कहा सर जो रिपोर्ट गई है चीफ मिनिस्टर की 99.9% आपका चीफ मिनिस्टर फाइनल है।
चूक कहाँ गए? अब अचानक बाकी बहुगुणा जी मार गए, आप चूक गए। नहीं हुआ क्या, विजय बहुगुणा जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था विजय बहुगुणा, जब विजय बहुगुणा मुझसे कहने लगे हरक सिंह जी, हरीश साहब जी बार बार फोन कर रहे हैं, 30-35 फोन कर लिए कि भाई या तो तुम बन जाओ या तो मैं बन जाऊं, लेकिन हमें मंजूर नहीं। वो परसों का लड़का है, उसके नेतृत्व में हम कैसे काम करेंगे। फिर मुझे वहां खटका लग गया था जब गुलाम नबी जी के यहाँ हरीश साहब जी भी आ गए, बीरेंद्र चौधरी भी आए, सुबह सुबह 9-10 बजे की बात है, और हरीश साहब जी भी, विजय बहुगुणा भी, और ये अपने हमारे प्रभारी बीरेंद्र चौधरी भी। फिर वहां मुझे खटका लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर मुझको रात को फिर मुझे पचौरी जी का फोन आया कि भाई कहीं मेरे घर पे तो इंटेलिजेंस लगी है, आईबी वगैरह लगी है, लेकिन कहीं बैठते। फिर हम अशोक होटल में कॉफी पीने, मेरे साथ किशोर उपाध्याय भी था। तब उन्होंने कहा, पचौरी जी ने पहली बार इशारा किया कि भाई अब जो है चीजें बिगड़ रही हैं, नहीं, अब सांसदों में भी नाम पे चर्चा हो सकती है। पहले तो विजय बहुगुणा, हरीश रावत और सतपाल महाराज जैसे नाम। कारण क्या हुआ कि फिर विजय बहुगुणा जी और हरीश रावत ने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गुलाम नबी की उपस्थिति में, बीरेंद्र चौधरी की उपस्थिति में, दोनों हाथ मिला ले दोनों ने, और ये कहा कि भाई अगर हरीश रावत चीफ मिनिस्टर बनेगा तो मंत्रिमंडल ये बनेगा, विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो मंत्रिमंडल ये बनेगा। फिर बीरेंद्र चौधरी, गुलाम नबी जी, ये सब माने सोनिया गांधी के यहाँ पहुंचे। पहले विजय बहुगुणा ने कहा कि मैडम हमारे समझौते हो गए, हरीश राव जी कुमाऊं से हैं, ठाकुर हैं, मैं गढ़वाल से हूँ, ब्राह्मण हूँ, और हमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री आप इनको बनाते हैं तो ये मंत्रिमंडल होगा, मुझको बनाते हैं तो ये मंत्रिमंडल होगा। तो हरीश राव जी सोचते थे कि भाई विजय बहुगुणा तो बनेगा नहीं। फिर मुझे विजय बहुगुणा ने कहा, ये मुझे इंफॉर्मेशन विजय बहुगुणा ने दी, बैठक की तो सूचना मुझे पता चल गई थी कि ऐसी कोई बैठक हुई है अभी 9-10 बजे के आसपास गुलाम नबी के घर पे। लेकिन अंदर क्या हुआ ये मुझे विजय भाई ने बताया। तो कह लें कि मैंने तो बोल दिया सोने जी से, तो हरीश जी नहीं बोल रहे थे। तो मैंने कहा बल्कि हरीश भाई आप भी बोलो ना, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, जो फॉर्मूला हम लोग लेके आए। हाँ, फिर हरीश जी ने भी बोला। अब हुआ क्या कि जब 4 बजे विजय बहुगुणा को जनपद बुलाया, हालांकि मुझे उससे पहले रात को जिस दिन डिक्लेयर हुआ 4 बजे, थोड़ा भनक आपको लगने लग गई थी। 1 बजे रात को सुरेश पचौरी जी का मुझको फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, हरक सिंह जी कई बार हम थाली सामने, खाने की थाली सामने सजाते हैं लेकिन खा नहीं पाते, परिस्थितियां ऐसी बनती कि कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाती कि नहीं खा ली। तो मैं बेवकूफ तो था नहीं, इशारा पकड़ गए था, समझ गए, इशारा समझ गया मैं कि भाई मेरा नाम कट गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर तब हम लोग 10 जनपद के बाहर खड़े थे, तब मैं ईटीवी को देखता था, विजय बहुगुणा को लेकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह और गुलाम नबी आजाद, जब आपने, मुझे मालूम है उस दिन, मुझे मालूम है आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, जब सोनिया गांधी के घर से निकले, वो जो बैरिकेटिंग होता है वहां पे आप लोग खड़े थे, आपने लिया जब विजय बहुगुणा का नाम डिक्लेयर हुआ। तो 10-12 घंटे में सारी बाजी पलट गई। हाँ, बस कैसे पलटी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो बात बोली है, एक दिन विजय बहुगुणा भी, शत्रुघ्न सिंह भी वहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय से हम स्टेट प्लेन में वापस आ रहे थे, तब मैंने ये बात बोली, मैंने भाई शत्रुघ्न सिंह जी आपने देखा तो आपका चीफ मिनिस्टर फाइनल हो गया। तो कहने सर जो पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी रात थे और कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो मुझसे रिपोर्ट मांगी थी और जो रिपोर्ट गई थी उसके हिसाब से तो आपका फाइनल। पीएमओ की रिपोर्ट में था आपका, लेकिन चूंकि 10 जनपद में फिर वो समीकरण एकदम से बदले कुछ घंटों में, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट, शत्रुघ्न सिंह ने आईबी की रिपोर्ट मंगाई, सब कुछ मंगाई, उसमें नाम फाइनल था। और उससे मुझको इतना निराशा हुई। देखिए, मतलब मैं ये नहीं करूँगा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया मुझे, भाई आपने आनंद शर्मा ने बुला दिया, वो हमारे स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन थे, सुरेश पचौरी जी ने कह दिया, सभी प्रोमिनेंट नेता उस वक्त जो उत्तराखंड से कंसर्न थे, सब ने इशारा कर दिया, जिनकी भूमिका थी उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के मामले में, उन सबका इशारा आपकी तरफ था। नहीं, बोल दिया बाकायदा, खुल के बोल रहा कि तुम्हारा आज 12 बजे में हमने
12-1 बजे कल मैं दिल्ली अफ्रीका से आया और आज 12-1 बजे तुम्हारा फाइनल कराया चीफ मिनिस्टर में मैंने। फिर आप एकदम से फिर आप इतना हाथ इतना टूटे, नहीं, आपने होता ही एक है ना शपथ ले ली, माँ यार, धारी एक देवी की चीज शपथ सुनो, ले ली कि आप मंत्री अगर आपको नहीं आपको बनेंगे। कहा जाए कि आपको इसका एडिटर हमने बना दिया और फिर नहीं बने, उस न्यूज चैनल का मालिक आपको कहते हैं भाई हमने एडिटर बना दिया, लालचंद जी आपको एडिटर बना दिया, और दूसरे दिन पता चला कि और किसी को बना दिया, आपसे जूनियर किसी को बना दिया या आपसे किसी और को बना दिया, किसी हो तो आपको एक या तो देखिए सेटबैक लगेगा, या तो कहता नहीं कोई, हाँ उम्मीदें बनती हैं, फिर एक सेटबैक लगता है। मतलब उम्मीदें भी नहीं, जो फाइनली बता दिया ना मुझे चीफ, भाई जो चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी हो, आईबी दिख रहा हो पीएमओ में, उसने बोल दिया हो, सुरेश पचौरी जी ने बोल दिया, जनपद का आदमी था, उस वक्त बहुत प्रोमिनेंट वो चेहरा था। सीबीआई देख रहे थे पचौरी जी, आनंद शर्मा ने बोल दिया हो, सबने बोला मुझे कि आपका फाइनल हो गया। लास्ट मोमेंट में बहुगुणा जी और रावत जी ने खेल कर दिया, हरीश रावत जी ने। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे जो है कोई और लॉबी ने काम किया। अच्छा, अब वो मैं और लॉबी क्या हो सकती है? अब मैं देखिए मुझे भी मालूम है कि किस लेवल पे डिसीजन हुआ, लेकिन मैं उस बात का लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते। लेकिन उस वक्त फिर गुस्से में आए, आपने माँ धारी देवी की शपथ खा ली, फिर नहीं, मंत्री नहीं, मैं उस पे नहीं, जा रहा हूं। नहीं, आपने संकल्प लिया था कि नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, भाई यही कहा जाता है मीडिया ना। में मीडिया में गलत चल रहा है, बताइए। मैंने उस समय नहीं शपथ ली, सच्चाई क्या थी वो आप बताइए। मैंने पहले ये कहा मैं मंत्रिमंडल, आपने कहा बहुत बार आप मंत्री बन 91 से मंत्री बनते आ रहे हैं। हाँ, मैं लगातार मंत्री बन गया हूँ, कोई जुड़े की मंत्री भी रहना है। ठीक है। मैंने कहा मैं भाई कोई मंत्री, मैं धारी मंदिर, कुछ चैनल में दिखा रहे हैं कि साहब आरक्षण है, तो वहाँ बीजेपी लोग कह रहे हैं धारी मंदिर जाके शपथ ली, कब ली भैया धारी में शपथ? मैंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने ही यमुना कॉलोनी घर पे कहा कि मैंने कहा भाई तो मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, कई बार और मैंने कहा भाई मैंने धारी माँ से कहा भाई मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, ये मैंने कहा। लेकिन माँ ने सोनिया गांधी बुला के कहेंगी खैरक सिंह जी आपको मेरे लिए एक पद खाली रखा गया, आपको ध्यान होगा? मालूम है, सही है। मैंने 3 महीने बाद मंत्री पद की शपथ ली ना, अगर मुझे शपथ लेनी होती तो अगले दिन उसी दिन ले लेते। सही और बात सबसे सीनियर नेता, विपक्ष नेता को होने के नाते सीनियर मोस्ट मंत्री के रूप में शपथ लेता। बिल्कुल सही। जो आदमी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो गया हो, जिसका एक तरह से, अब अगर वो चीफ मिनिस्टर बना तो उसको सीनियर मिनिस्टर का शपथ लेता। अब उसी तरह का संकल्प आपने फिर ले लिया है कि अब ये देखिए उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा भाई बीजेपी की अंत्येष्टि की बातें वो क्यों करें, बीजेपी को खत्म करने के लिए तो जनसंघ के जमाने से इंदिरा, राजीव, कितने लोग आए चले गए, बीजेपी तो बढ़ती जा रही है। आपने पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा आज। तो एक चीज सुनो, क्या आप कैसे 2009 में आरक्षण राव जब लीडर ऑपोजिशन था, 5 पार्लियामेंट सीट हरवाई की नहीं आई? हारी, बीजेपी हार गई 5 सीटें। 12 में कांग्रेस सरकार लेके आया कि नहीं आया? एक सीट ज्यादा जीत के आप आए भाई साहब, 40 सीटें आती, टिकट गलत बांटे आप लोगों को तो माननीय यशपाल आर्य जी, मैंने परसों कहा कि 4 टिकट आपने बदलवाए, उसमें एक डॉक्टर जीतराम जीते, लाल कुमार का टिकट आपने कब कटवाया, भुवन कापड़ी का टिकट कटवाया, एक टिकट और आपने कटवाया। ऐसे हरीश भाई ने 7-8 टिकट बदलवाए, वो जीत के नहीं आए। नहीं, हरीश भाई के तो भाई हरीश धामी जीत गए, ललित फरसवान नहीं, वो नहीं, वो राहुल गांधी के यूथ कोटे वाले थे। वो देखिए मैं जो कह रहा हूं, जो 8 टिकट बदलाए गए थे बाद में, उनमें ज्यादातर हरिद्वार पार्लियामेंट क्षेत्र के थे। तो अब भाई जब टिकट सही नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार लेके आया ना, मैं विपक्ष का नेता था ना, और आपको मालूम है उस समय आप एक न्यूज चैनल को ITV को देख रहे थे, आप दिल्ली में भी देखते होंगे कि कोई न्यूज चैनल, चाहे डिबेट जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हो रही है, किरण बेदी के साथ डिबेट में मैं खड़ा, क्योंकि आप पूरा एग्रेसिवली विपक्ष के नाते आप घेरे रहते थे सरकार की सांसें फूली रहती थी। आज तक IBN 7, NDTV, सारे नेशनल चैनलों में अगर एक वोकल वॉइस थे विपक्ष के नाते, इसीलिए सब आपको बुलाते थे कि भाई आप, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी थे और एक वोकल वॉइस भी थे। लेकिन मैं उत्तराखंड का नेता था, लेकिन नेशनल कोई मुद्दे होते थे, जैसे ये किरण बेदी, ये जो क्या नाम उप मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, NDTV में कोई डिबेट होती थी तो कांग्रेस कोर से मुझको भेजा जाता था। IBN 7 में कोई डिबेट हो रही, मैं जा रहा हूँ। आज तक कोई डिबेट हो रही, मैं जा रहा हूँ। मेरा सवाल यही है, वो एक
एक जैनी प्रकरण आया, उसमें सीबीआई से आपको क्लीन चिट मिली। तो क्लीन चिट जब आपको मिली तब लोगों के बीच गए तो इतनी देहरादून में इतनी मैसिव क्राउड आपके समर्थन में आई। एक तस्वीर 2012 में, जो कि 5 साल आप नेता विपक्ष रहते हुए आपने इतना एग्रेसिवली बीजेपी की सरकार को घेरा कि आप मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। आपने कहा कि कमिटमेंट जैसा हो गया था, लेकिन लास्ट कुछ घंटों में चीज बदली। अब के हरीश रावत, ये तीसरी तस्वीर है, जैनी प्रकरण के बाद क्लीन चिट मिलने के बाद पब्लिक का एक मैसिव क्राउड का आपके पक्ष में आना, फिर 2012 में मुख्यमंत्री बनते बनते कुछ एक तरह से लास्ट जगह तश्तरी कहते हैं होठों से आकर के चली आपको गई। सारा मालूम है आज का हरक सिंह रावत कैसा है? हरक सिंह अब जब रावत आप कहते हैं कि इस चुनाव में 27 चुनाव में बीजेपी की अंत्येष्टि कर देंगे उत्तराखंड से, यानी उसको आप हरा देंगे उत्तराखंड में। अंत्येष्टि का मतलब, अरे हाँ, यार, हराना, पॉलिटिकली हराना चाहते हैं आप, हाँ, उसको मतलब वही है। अंत्येष्टि कोई मतलब, देखिए मैं चाहूंगा धाम की उम्र 100 साल से ऊपर जाए। नहीं, आपने, आपकी एक पॉलिटिकल नेता, पॉलिटिकल विमर्शी हाँ, करता है, वो आपने यही बात कहा कि आप चुनाव में बीजेपी को हरा दें। हाँ, उसका मतलब यही है। हाँ, मैं हाँ, वही कह रहा बिल्कुल, हूँ। मतलब कुछ ये लोग है। उसका कोई मतलब समझे, उससे मेरा सिर्फ सीधा मतलब है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं यही मानता हूँ कि आपका मतलब एक नेता के तौर पे, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे सामने की सत्ताधारी दल को आप हराना चाहते हैं। तो अंत्येष्टि हो गई, अंत्येष्टि हो गई। एग्जैक्टली, पॉलिटिक्स में यही होता है। तो भाई, पॉलिटिकल अगर भाजपा को मैंने 27 मरा लिया, हाँ, तो उसकी मौत होगी ना। प्रदेश से वो आपने कोई उसको हरा दिया। व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो पार्टी की बात कर पार्टी रहा को हूं। चुनावी शिकस्त देने की आप बात हाँ, करते तो हैं। फिर तो है। तो मैं उस पे नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैनी प्रकरण के बाद हरक सिंह रावत का उभर करके और मजबूत होकर के आना एक तस्वीर, 2012 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाना लेकिन आपके बड़े कद का तो एहसास कराता है दूसरी तस्वीर। लेकिन आज के हरक सिंह रावत, जिनके पीछे सीबीआई ईडी भी लगी हुई है, और कांग्रेस में भी जो आपका कद है, उस कद का आपको कुर्सी मिल नहीं रही है। जो आपका कद रहा है, उस कद की कुर्सी आपको नहीं। वो ठीक है कि वो अचानक मेरे मुंह से निकल गई बात, ये भी सच है। मुझे थोड़ी मालूम था कि मेरे भाषण समाप्त होने के बाद गोदयाल जी मुझे माला पहनाने के लिए आएंगे। पहले से थोड़ी मेरे दिमाग में था कि वो माला पहनाएंगे भाषण समाप्त होने के बाद, और वो अचानक आ गए। मैंने अचानक निर्णय लिया। और देखो, बजरंगबली के, और जब कभी कुछ कराना होता ना, माध्यम बनाना होता है किसी को, जब कोई तो माध्यम बनता है ना। कैसे उखाड़ अब बीजेपी वो मेरे कैसे उखाड़ को एक शक्ति ने मुझे जो है, जैसे प्रधानमंत्री को तो पता नहीं कौन सी शक्ति देती होगी, लेकिन मेरी धारी माँ ने, केदार बाबा ने, जिसकी मैंने सेवा की, कहीं ना कहीं उस समय मेरे अंदर एक अंदर से भाव आया और वो मेरे मुंह से निकल गया। और मैं एक चीज बता दूं, अपने लिए मेरा निर्णय हो सकता है गलत हो, अपने लिए मेरा निर्णय गलत होगा, लेकिन देश की राजनीति के लिए, और उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1980 से लेकर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जब मैंने भाजपा छोड़ी 96 में, रज्जू भैया जी का कार्यक्रम था गाजियाबाद में, कलाज मिश्र जी थे बनारस में, विभाग प्रचारक, आरएसएस के विभाग प्रचारक और संगठन मंत्री कमलेश जी ने मुझे गाजियाबाद बुलाया संघ के कार्यक्रम में। मुझको मनाया कि नहीं, तुम बीजेपी क्यों छोड़ दिया आपने, आप बीजेपी में वापस आओ, मत छोड़ो, घोषणा करो। कलाज मिश्र से उस जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे। कलाज मिश्र जो है बनारस में, जो है जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, उस होटल में फोन करके मेरी बात कराई गई। मैंने भी मन बना लिया था कि बीजेपी में वापस आने का, ठीक है। लेकिन मैं जब ऋषिकेश में आया, तो ऋषिकेश में मैंने अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसमें यही अखबार चलते थे, फ्रंट पेज पे भाजपा के नेताओं को बयान पड़े कि हरक सिंह रावत जाने के बाद भाजपा मजबूत हो गई। अच्छा। तो जैसे मैंने ये बयान बनाया तो मैंने भाजपा में जाने का मन तो छोड़ दिया। लेकिन गाजियाबाद से अशोक बेरी जो प्रांत प्रचारक थे, कमलेश जी जो संगठन मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश थे, विद्यासागर जी जो संभाग प्रचारक थे, उन्होंने मुझसे कहा, रावत जी आपको गाड़ी चलाना आती है? मैंने कहा हाँ। कह रहे अपने गनर और उसको जो है आप हमारे वाली गाड़ी में बैठा दो और हम आपके गाड़ी में चलेंगे मेरठ तक, क्योंकि उसमें संघ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रांत प्रचारक का ऑफिस जो है मेरठ था। उन्होंने कहा राव जी हमें एक एक सीट महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जोड़ी सीटें, और मेरठ आते आते तक उनको कहा, मैंने कहा 160 और 165 बीच में भाजपा सीटें लाएगी। और भाई साहब, जब 100, मैं भाजपा में वापस तो नहीं गया,
लेकिन जब 162 सीटें आई तो अशोक बेरी जी जब श्रीनगर आए शिशु मंदिर में तो मुझे स्पेशली बुलाया, 4 घंटे मेरे से बातचीत करी। वो उस समय न्यूज बनी थी वो, हरक सिंह जी से प्रांत प्रचार ने 4 घंटे क्या बातचीत करी। तो इतना तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने बढ़िया सेफोलॉजिस्ट थे, मैं तो आप फिर 22 में कैसे फेल हो गए भाई? 22 में तो कांग्रेस को नहीं ला पाए सत्ता में आप। नहीं, अब उस समय मैं अब तो कांग्रेस में गए ना, मैं जो आपसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, लेकिन सत्ता में तो कांग्रेस नहीं आई, फिर बीजेपी आ गई। उत्तराखंड में तो पूरा रिवाज बदल गया। मैं वही कह रहा हूं, जब विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, 2014 का चुनाव था, विजय बहुगुणा ने उनको और मुझको चार्टर प्लेन से देहरादून आना था। उन्होंने कहा, हरक सिंह जी, मधुसूदन मिश्र ने साउथ एक्स में जो है वो पार्लियामेंट के टिकटों वाले में चर्चा करने के लिए बुलाया है। तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर को बुलाया था, मुझे तो नहीं बुलाया था, लेकिन उनके साथ मैं भी चला गया। तो अब वहां पे जब चर्चा हुई तो मधुसूदन मिश्र जी ने डायरी ले रखी थी कि हाँ बहुगुणा जी, कितनी सीटें आपकी यहाँ कि 5 पार्लियामेंट, कौन कौन दावेदार है, डिस्कस कर रहे थे। तो मुझसे नहीं रहा गया। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कह दिया, मैंने कहा, मधुसूदन मिश्र जी, छोटे मुंह बड़ी बात, मैं अधिकृत तो नहीं हूं इस मीटिंग के लिए, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री से आता आया हूं, लेकिन मैं कुछ बोल सकता हूं। उन्होंने कहा, बोलो। मैंने जी, क्यों ये सब होमवर्क कर रहे हो? भगवान कसम, ये सब मेरे 005 होने वाला है, ये बोला आपने? नहीं, मैंने क्यों ये सब होमवर्क कर रहे हो? 40-45 सीटें आएंगी कांग्रेस से पार्लियामेंट पूरा देश में। देश में क्या बात कर रहे हैं? मधुसूदन मिश्र ये क्या बोल रहे हो हरक सिंह जी? लेकिन एक मनीष करके है, छत्रपति क्या है वो, आजकल नॉर्थ ईस्ट का राहुल जी की टीम का आदमी था वार रूम में। जब दिल्ली में पहली बार 28 सीटें आई थी केजरीवाल की, अहमद भाई का एक दिन मुझको फोन आया, अहमद पटेल जी का, हरक सिंह जी कहाँ हूं? मैंने कहा, देहरादून हूं। कि दिल्ली आ जाओ, 9 बजे मीटिंग होनी है। मैं दिल्ली पहुंच गया। फिर उनका फोन आया कि 9 बजे नहीं, 11 बजे मीटिंग होगी। मैं 11 बजे पहुंच गया। दिल्ली विधानसभा की उस पर चर्चा थी, कुछ पंजाब से बुलाए थे, कुछ उससे मोतीलाल वोरा जी थे, अहमद पटेल जी थे, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। थोड़ी देर में शीला दीक्षित जी भी आ गई, जयप्रकाश अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी आ गए। चर्चा हुई कि भाई आपको ये 7-8 लोगों को, कुछ मध्य प्रदेश के थे, कुछ पंजाब के थे, उत्तराखंड से केवल मैं था, क्योंकि अहमद पटेल जी और पार्टी लीडर से मुझ पर भरोसा करती थी। हरक सिंह जी, आप सब लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आपको एक एक सीट, अभी हम 30 के आसपास सीटें जीत रहे हैं और हमें 6-7 सीटें और जीतनी है, और अभी 4-5 दिन का चुनाव में टाइम है। आपको एक एक सीट दी जा रही है, और उस सीट के लिए जो भी करना हो करिए। मैं कुछ पॉलिटिकली सही बात है, कोड वर्ड में बोल रहा हूं। वो सीट आपको जितवानी है। ये मुझे लक्ष्मीनगर, जिसमें लक्ष्मीनगर में मनीष सिसोदिया वाली सीट मुझे दी गई, ठीक है। मैंने दिन भर दौरा किया। शाम को उसी जगह, जब 98 में कांग्रेस में मैं सम्मिलित हुआ था, एज ए उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मैं वहां जनसभा में गया था। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की ओर से चीफ गेस्ट थे, मैं भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उसी मस्जिद पे, लक्ष्मीनगर की उसी मस्जिद में मैंने जनसभा की थी, और मैंने उस दिन भी जनसभा की। तो मैंने उस दिन की जनसभा देखी थी और ये जनसभा देखी। फिर ये अहमद पटेल जी ने ये कहा था हम लोगों से कि रोज हमको 10 बजे के बाद इसी वार रूम में फीडबैक दीजिए, बैठना है। अब फिर बैठक हो गई, तो जैसे नेताओं की आदत होती, हमने ये पंजाब गुरु ग्रंथी को, ये आज इस गुरु ग्रंथी को पटा लिया, इसको कर लिया, इसको ये कर लिया, तो मैं चुप रहा। लास्ट में अहमद पटेल जी ने कहा, हरक सिंह जी आप बताओ। तो मैंने जी सच कहूं या ऐसे कहूं जैसे ये सब बाकी लोग बता रहे हैं, ये नेता लोग बोल रहे हैं। अच्छा, कहने नहीं आप सीनियर नेता, सच कहो। मैंने जी आम पार्टी जीतेगी 30 के आसपास सीटें। जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो जयप्रकाश अग्रवाल, जाड़ों दिन तो थी, जयप्रकाश ने ऐसे पंखी ले रखी थी, जिन भर जनसभा वगैरह करके थके हुए थे, उन्होंने यूं करा जयप्रकाश अग्रवाल जी ने। क्या बात कर रहे हैं, हम 15 साल से सरकार चला रहे हैं यहाँ पे। हरक सिंह जी कौन सीट जीतेगी आम पार्टी?
शीला दीक्षित ने भी ऐसे शॉल ले रखा था, उसने बेचारी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी यूं शॉल अपना इधर किया। हरक सिंह जी कौन जीतेगी, आम पार्टी कौन सीट जीतेगी? अहमद पटेल जी ने इतने तीखा तो नहीं बोला, उन्होंने कहा हरक सिंह जी हम आपको बड़ा सीनियर नेता समझते थे, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने 2 उदाहरण दिए। मैंने जी मैं रात को जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई सचिव मुझे चीफ सेक्रेटरी रहा, अमरजा वालों का दामाद, उसमें शिवपाल यादव जी भी थे और उत्तराखंड के नेता के रूप में मैं था। उनकी लड़की की शादी थी, तो मैं रात को 2 बजे तक शादी मेरा, तो मैं जब अपने दिल्ली ग्रीन पार्क घर पे आया तो मैं सुबह देर से उठा 8 बजे, और वो भी तब उठा जब नारे लग रहे थे। मैंने खिड़की बालकनी में आया, मैंने देखा कि मैंने ये घटना सुनाई। फिर मैंने कहा मैं बाल कटिंग करने के लिए पार्लर में गया, तो वहाँ टीवी पे कोई आम पार्टी न्यूज चल रही थी, तो वहाँ शुरू हो गई, तो जो मेरा बाल कटिंग कर रहा था वो भी, और जितने सब लोग आम पार्टी बात करने लगे। मैं शाम को खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में डिनर पे गया, तो वो भी सब आम पार्टी की बात करने लगे। फिर मैंने कहा मैं जो है एक जानबूझ के एक आंकलन करने के लिए, और ऐसे ही जब मैं गुजरात में सुरेश पचौरी जी इंचार्ज थे, तो उस दिल्ली वाली उसमें जब 28 सीटें आई आम पार्टी की, तो आपने 30 बताया, तो अब एग्जैक्टली मैंने कहा 30 के आसपास, 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो जब मैं मधुसूदन मिस्त्री से ये कह रहा था, तो मनीष छत्रा उस दिन उस मीटिंग में भी था। मनीष छत्रा ने कहा कि रावत जी ने जो बोल दिया वो सही, और यही बात अभी जब मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर था, चुनाव से 2 दिन पहले दिल्ली जयपुर में ऐसे बैठा था, मनीष छत्रा भी था वहां पे, भाजपा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री, और उन लोगों ने मुझसे पूछ दिया रावत जी कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? तो मैंने कहा भैया सुन लो कान खोल के, आज से 5-6 दिन पहले तक केवल 60 सीट से कम आ रही थी, और आप विश्वास करोगे नहीं को लालचंद जी, मैंने कहा भैया अब आ रही 70 सीटें, और 70 ही सीटें आई। तो इस देश के मामले में, इस देश की राजनीतिक आंकलन करने के मामले में मेरा आंकलन अपने बारे में गलत हो सकता है भाई साहब। नहीं, अपने बारे में गलत हो सकता है, लेकिन 27 में क्या बीजेपी कांग्रेस का क्या आकलन उत्तराखंड का? मैंने राहुल जी की मीटिंग में खड़गे जी के पास, देखो मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, मैंने युद्धों को बहुत, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वार, दुनिया के जितने युद्ध हैं देश के, और जैसे पाश्चात्य हुए हिस्टोरिकल जो पानीपत का युद्ध, वो सबका अध्ययन किया है। अब उनमें भूल भी गया क्योंकि बहुत समय से टच में नहीं हूं, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो तो मुझे याद है ना आज भी। और मैंने राहुल जी की जनसभा मीटिंग में कहा, खड़गे जी सभी थे हमारे प्रदेश के नेता, कि डिफेंसिव इज ऑलवेज लूजर, ऑफेंसिव इज ऑलवेज गेनर। हमें आक्रमण करना है, आक्रामक होना है, तभी जीत होगी। नहीं, राहुल गांधी तो आप पॉलिसी फिलोसफी पे चलते हैं, लेकिन बाकी राहुल लोग नहीं गांधी चल पाते। राहुल गांधी जी ने यूं क्या, वो तो खुद भी आक्रामक रहते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी ने, जब मैंने ये बोला राहुल गांधी यूं किया, सब किया। हाँ, क्या राहुल जी सही कह रहे हैं? हाँ, लेकिन बाकी नहीं था तो फिर भैया तो देखिए सुनो, लेकिन पार्टी तो कलेक्टिवली बनती है ना, लेकिन राहुल अब मैंने कर दिया ना, हरक सिंह रावत चाह, अब मैंने देखिए सुन लो, टीम तो पूरी काम करेगी ना। सुन लो भैया, देखो सुन लो, अब मुझे कोई मुंह माया नहीं, 6 बात एक, अब उत्तराखंड में देख ले दिया जाए तो हरीश भाई को छोड़ दिया जाए, जैसे उत्तराखंड में ही अभी देख ले जाए, यशपाल आर्य जरूर मुझसे एज एमएलए सीनियर हो गए, 7वें नंबर में, 7वीं बार हूं मैं, तो नहीं लड़ा रहा चुनाव, लेकिन अब मंत्री के रूप में देखा जाए तो कोई आदमी नहीं, धामी भी जो है 2 ही बार के तो विधायक है, अब 3री बार का उपचुनाव जीता है। एक व्यक्ति बता दो 91 में मिनिस्टर, 97 में खातीगराम बोर्ड का चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, पर्वत विकास परिषद का उपाध्यक्ष, महिला आयोग बाल विकास का चेयरमैन, 2002 में तिवारी साहब मंत्री, 7 में विपक्ष का नेता, 12 में मंत्री, हरीश राव जी साहब मंत्री, त्रिनाथ। अरे भैया अब मैं इन सब चीजों से ऊपर उड़ गया हूं, अब मेरे कोई लालसा नहीं है। तो क्या फिर राजनीति, मेरे एक ही लालसा है कि भगवान धारी माँ, एक केदार बाबा, बद्रीनाथ, बजरंगबली, आज मंगलवार का व्रत है, मैं उसके सामने कह रहा हूं, इस उत्तराखंड को जो
आपने भी देखा, जो विभाग मेरे पास रहता है मैं उस विभाग को ऊंचाई पे ले जाता हूं, चर्चा हो जाती है फिर उस विभाग की। श्रम जैसा मंत्रालय कोई बनना चाहता है, श्रम मंत्री सबसे जूनियर व्यक्ति को या थके हारे को मंत्री बनाया जाता है। जो विभाग हरक सिंह रावत पर रहा वो ऊंचाई छूने लगा। 27 का बताओ ना, 27 तो इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि हमने आक्रामक होकर लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा गलती पे गलती करती चली जा रही है। ये कहीं ना केदार बाबा ने और धारी माँ ने, जगेश्वर महाराज ने, बद्री केदार ने जो है इशारा कर दिया है। क्या भाजपा की विदाई बहुत हो गया भैया, कितना पाप करते रहोगे। 22 में भी तो आप लोग विदाई कर रहे थे। अब देखो मैं उसके लिए मैं भागीदार नहीं हूं, इसलिए नहीं आप तो गए थे ना। अरे भैया मैं गया था, लेकिन कांग्रेस नेता ही थे ना। अगर चुनाव नहीं लड़े तो अलग बात है, लेकिन नेता तो कांग्रेस के थे। देखिए लालचंद भाई, मुझे 16 तारीख को कांग्रेस ने निकाला, भाजपा ने निकाला रात के 9:30 बजे, और दूसरे दिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा कांग्रेस मुझे सम्मिलित कर रही थी, और फिर मैं देहरादून के अंदर 1 लाख लोगों की रैली करा के केंद्र का नेतृत्व था, फिर आप देखते हैं कि क्या कांग्रेस ने तो 1 हफ्ते रोक दिया ना आपको। तो फिर देखिए जो अब हरक सिंह रावत, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। बीजेपी ने निकाल दिया। हमारे यहाँ आपकी चुपके चुपके बातें चल रही थी, लेकिन अब एंट्री इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। फिर उसमें कहीं हरीश रावत जी आ गए, कहीं फलाना नेता आ गए, कहीं वो आ गए, और 1 हफ्ते तक हरक सिंह रावत जी दिल्ली में बैठे हुए, दरवाजा खोलेंगे नहीं खोलेंगे। तो हरक सिंह रावत निकल गया। हरक सिंह रावत गलती तो नहीं ना। 2022 में सरकार नहीं आई, उसमें हरक सिंह रावत कोई, मैं तो जितना मुझे ड्यूटी दी गई, मैं कापड़ी के क्षेत्र में, इसलिए तो धामी भाई मुझसे नाराज है। नहीं, एक सीट लैंसडाउन भी तो नहीं जीता पाए। एक सीट तो आपके परिवार की सीट ठीक है, आपके पुत्र वधू का चुनाव नहीं जीता पाए। आप चुनाव हारते नहीं है, वहां चुनाव जिता नहीं पाए। अरे मैं एक निवेदन करूँ ना, जब पार्टी में सम्मिलित होने की बात आई तो देवेंद्र यादव जी हमारे इंचार्ज थे, उनका मुझको फोन आया कि रावत जी आप बाहर रूम में आ जाओ, बहू को लेके भी आना, अनुकृति को भी लेके आना। जब वहां गए तो माने मेरे बड़े भाई हरीश राव ने कहा, अरे बहू आई है, मुंह दिखाई देनी दे, मुंह दिखाई, सबको मुंह दिखाई। तो मैंने, बल्कि जब वहां से निकला तो मैंने अनु से कहा कि टिकट तुमको देंगे, मुझे नहीं देंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है, देखिए जो हरक सिंह, देखिए सुन लो, अब जो लालचंद जी में एडिट कर सकते हैं या जो लालचंद जी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हरक सिंह नहीं कर सकता ना। सही बात नहीं, ये तो रणनीति भी तो हो सकती है ना। कांग्रेस के कुछ खास नेताओं के नाम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन उनकी रणनीति थी कि भाई असली खिलाड़ी को रिंग से बाहर रख दीजिए, परिवार को टिकट दे भी दीजिए। मैं आज कह रहा हूं, बॉल भी नहीं पाएंगे। मैं आज कह रहा हूं, मुझे डोएला दे देते, मालूम है हमें, मुझे चौटा खाल दे देते, इवन आपको लैंसडाउन ही लड़ा देते। आपका चुनाव का लेवल अलग होता। जीत के देखो, अनुकृति के लिए बहुत सारी चीजें हुई। उनका पहला चुनाव था, वोटर भी कई बार देखता है, वो बोले कि भाई मैं हरक सिंह रावत जी को वोट करूंगा, लेकिन हरक सिंह रावत जी के बेटे को, पुत्र वधू को वोट करूं ना करूं, उसमें वोटर का भी थोड़ा माइंड चेंज होता है। क्या होता है, जो कांग्रेस का 8-10 लोग टिकट मांग रहे थे, मैं होता तो सोचते यार चलो हरक सिंह जी एक इसी बार तो रहेंगे, सीनियर लीडर को मिला, चलो अब इस बार मन और कम से कम 5 साल के लिए कर लो। अब लोगों ने सोचा कि अनु तो बच्ची है, यानी कि वो सीट पे एस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो वो सब अगले 40 साल के लिए हमें कंपटीशन। कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार थे, दो चर्चा, देखो जिताने में तो मदद नहीं कर सकता आदमी, लेकिन हराने में बैठ के डैमेज कर सकता है, हराने में मदद कर सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 के लिए मैं कहीं दोषी नहीं हूं। 27 में देखिए खेल कर दिया था आपके साथ भाई। 12 में जो आदमी 5 साल तक सड़क से सदन पे लड़ रहा था, उन आदमी को कहा कि नहीं आप डोईवाला हम तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, लेकिन अब आप जाइए यहाँ से दूर, पहाड़ चले जाइए, सीट पे आपका फोकस भी नहीं है। अब वो भी 10-12 दिन में जीत के आइए। लेकिन इसके बावजूद 27 में भी तो फिर खेल होगा आपके साथ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जीता, चुनाव जीते, और मैं सैलार जी को भी जितवा के लाया। वो 2012 का हरक सिंह रावत अलग था ना, ये 2025 चल रहा है, 27 में चुनाव। अरे गुरुजी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब तो हर परिपक्व हो गया। आपने महसूस नहीं किया होगा, आज सड़कों पर वही 12 वाला 7 से 12 का हरक सिंह दिखा नहीं दिखा आज आपको? आप जोश दिखा रहे, लेकिन अब वो बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है। देखिए बीजेपी ने उत्तराखंड में आप जानते हैं, एक बार आप लोग सत्ता में आते थे, फिर बीजेपी सत्ता में आती थी, फिर आप आते थे, फिर बीजेपी। यार बॉस देखो लालचंद जी, 22 में ये ट्रेंड चेंज कर दिया बीजेपी ने। वो कह हैट्रिक बनाएंगे अगले 27 में, बीजेपी हैट्रिक बनाएंगे। मैं अपने उत्तराखंड के लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं।
22 में भी 100% कांग्रेस सरकार आती है, कुछ नहीं गलतियां आई ना, लेकिन नहीं आई। कुछ गलतियां नहीं होती तो गलती तो आप लोग गलती करने के लिए तो कांग्रेस ही जाने जाते हैं। आप और लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि कांग्रेस तो टिकट बंटवारे में ही हार जाती है, उसकी हार जीत टिकट बंटवारे में तय हो इस जाती बार नहीं होगा। है। क्यों, अब क्या हो गया? आप ही कांग्रेस के देखिए वही नेता, वही तब चेहरे। आपको नहीं, तब आज राहुल गांधी जी आप महसूस कर रहा होगा, अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, अब वो राहुल गांधी नहीं रह गए। नहीं, आप टिकट बांटेंगे तो भाई आप लोगों के बारे में तो कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि भाई कबीला कल्चर चलती है। हरीश रावत जी चलेंगे अपने लाहौल लश्कर को लेकर, साहब इतनी सीटें तो मेरी दे दीजिए। फिर हरक सिंह रावत जी जाएंगे, साहब इतनी सीटें मेरी दे दीजिए। फिर यशपाल आर्य जी कहेंगे, साहब इतनी सीटें मेरी दे दीजिए। फिर गणेश गोदयाल जी कहेंगे इतनी सीटें मेरी दे दीजिए। करण मारा कहेंगे इतनी सीटें में। तो हर नेता अपने अपने किले लेकर के भाई मैं इनको बचाऊंगा और मैं अपने, क्योंकि अगर हरक सिंह रावत के विधायक ज्यादा जीत गए तो कल मुख्यमंत्री न बचे तो उनके मैं हरवाऊंगा। आपके यहाँ तो यही चलता है ना। तो वो 27 में अब देखिए, कहाँ बंद हो मैं जाएगा? देखो हरीश भाई कम से कम 2 रावत तो इस दौड़ में नहीं ना। नहीं, आप अपने यहाँ कह सकते हैं, रावत जी कैसे, वो उन्होंने कब उनका एक भी बयान नहीं आया है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। वो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना चुनाव नहीं लड़े नहीं, भी तो मुख्यमंत्री बना जा सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है। पार्टी जो काम कहेगी, मैं आज मंगलवार के दिन कह रहा हूं, मैं उस हनुमान की कसम खा के कह रहा हूं, बजरंग बली की, सिद्ध बली बाप की कसम खा के कह रहा हूं। फिर कसम खा रहे हो? हाँ, मैं कसम खा रहा हूं, सच खा रहा हूं। मैं ये कसम नहीं खा रहा हूं कि नहीं बनूंगा। मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं बनेंगे, मंत्री बन नहीं बनेंगे। नहीं, मुझे अगर सीधा नहीं मुख्यमंत्री। नहीं तो मुझे अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना तो मैं लड़ूंगा। ओके, मुझे पार्टी कहेगी नहीं आपको चुनाव लड़ाना, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मुझे पार्टी कहेगी आपको मंत्री बनना है, मैं मंत्री बनूंगा। अगर सरकार आ गई मुख्यमंत्री बनाएगी तो खैर बहुत। यानी जो राहुल गांधी की लाइन होगी उस लाइन पे अब हरक सिंह रावत चलेंगे? नहीं, मैं देखिए, हाँ, मेरा सिर्फ एक मकसद है, मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, विधायक बनना मेरा मकसद है। बीजेपी को सत्ता से हटाना आपका मकसद हाँ, है? बिल्कुल मेरा मकसद है। और जब आदमी कफन बांध के राजनीति करता है ना, तो उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। अब कोई सीबीआई ईडी का कोई अरे डर भाड़ में जाए, जेल भेज दो मुझे, है ही नहीं गलत। जब हम गलत नहीं है क्या डरना है? लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी उत्तराखंड में देखी जाती है, उनके दम पे 14 से बीजेपी चुनाव जीत रही है, 27 में ऐसा क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कहां जीत रही है? पॉपुलर है उत्तराखंड। अरे चलो उत्तराखंड, एक चीज सुनो, हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ। पार्लियामेंट में कांग्रेस जीती, विधानसभा में बीजेपी जीती। आप हरियाणा जीतते जीतते हार गए। आप कह रहे 22 में हम जीतने वाले थे, लेकिन फिर अब तो पता चल गया ना। आप तो राज्य जीतने वाले होते हैं फिर हार जाते हैं। वोट चोरी हो रहा है। ओके, तो ये उत्तराखंड में 27 में नहीं होगा। फिर आप फिर हार गए तो अब ये आप बोलेंगे, देखिए, आप जीत गए तो बोलेंगे ऑल इज वेल है। नहीं, अब मैं इसलिए कह रहा हूं लालचंद भाई, मैंने मत दिल्ली का उदाहरण दिया अभी आपको, ठीक है, मैंने आपने राजस्थान का दिया, गुजरात का दिया आपने, जो आपके हाँ, मैं सटीक गुजरात का नहीं आकलन दे रहे। पाया बल्कि हाँ, आपको। हाँ, जब सुरेश पचौरी जी थे, मैं बोल रहा था तब तक बात हो हाँ, गई। हाँ, प्लीज। सुरेश पचौरी इंचार्ज थे, मुझे मेरी ड्यूटी लग गई। उस समय जब दूसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उस समय कांग्रेस को लग रहा था कि भाई इसमें सरकार कांग्रेस की आएगी दूसरी बार में, तो ड्यूटी लगी सबको। मैंने दिन भर में, एक बिष्ट जी थे उत्तरकाशी के, वो उस समय आईजी थे, मैंने उनसे कहा जी एक टैक्सी करवा के मुझे गाड़ी दे दो। उन्होंने दे दी। जिस होटल में मैं ठहरा था, मैं पूरा घुमा अकेला। फीडबैक लिया मैंने। क्या लिया फीडबैक? आप क्या नजर आया आपको? उसके बाद जब रात को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑपोजिशन, सारे लोग बैठे, आप, सुरेश पचौरी जी, हम सब बैठे। सब कहने लगे भाई सरकार आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ रही सरकार, बिल्कुल नहीं आ रही। कहले कैसी बात करो? मैंने कहा जी मैंने आज दिन भर फीडबैक लिया, यहाँ अहमदाबाद में मैं घुमाऊं, मेरा फीडबैक है, वही हुआ, नहीं आई सरकार। मैंने जामनगर वगैरह सब जगह फीडबैक लिया, भावनगर सब जगह फीडबैक लेके बता दिया। और इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस, इस बार उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया कांग्रेस को लाने का। बस केवल हमको अपने स्वार्थ को, मैंने तो कम से कम छोड़, एक आदमी भी अगर स्वार्थ छोड़ दे ना तो सेतु का काम कर लेगा।
मैंने कहा नहीं, मैं हरीश भाई के कांग्रेस सरकार लाने के लिए भाजपा की विदाई करने के लिए हरीश भाई के पैर पकड़ने वो तो पड़ेंगे। उजाड़ू बल्दों में आपको भी गिनते हैं। कोई बात नहीं, चलो अब ये उजाड़ू बैल उनके दरवाजे पे आ गया, क्या हो गया? बड़े भाई हैं, उजाड़ू बैल कहें कुछ भी कहें। देखिए, मैं आपको ध्यान होगा जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, मैं भीमताल प्रभारी मंत्री था नैनीताल का, उसमें तो सिर्फ सरकार को 2 ही साल हुए थे। मैंने उस समय भी कहा कि अगर इस प्रदेश के अंदर कोई बहुत अच्छा नेता है, बाकी सबकी पहचान तो कांग्रेस के कारण, किसी कांग्रेस के कारण होगी, किसी भाजपा के कारण होगी, लेकिन जिसका अपना प्रभाव है पूरे प्रदेश, वो हरीश रावत है नंबर 1 पे। थोड़ा बहुत मैंने कहा मेरा भी है। आप धारचूला में चले जाएंगे तो आपके लोग होंगे वहां पे भी। वो कांग्रेस बीजेपी नहीं, हरक सिंह का प्रशंसक होगा, वो रुद्रपुर में भी होगा, वो काशीपुर में भी होगा। हो सकता है हरीश भाई के ज्यादा हो, मेरे कम हो। इन पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी तो एक नेता की मैटर करती है ना भाई। आपके बारे में तो ये कहते हैं भाई हरक सिंह रावत जी को बीजेपी अच्छा अवसर दे देगी तो 27 में क्या पता बीजेपी में चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? मैं निवेदन करूं लालचंद भाई, आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। हरक सिंह रावत ने कभी भी सत्ता के लिए दल नहीं बदले हैं भाई साहब, सम्मान स्वाभिमान उत्तराखंड के लिए बदले हैं। उदाहरण दे रहा हूं, 89 में जब जनता दल की लहर चल रही थी पूरे प्रदेश में, मुलायम सिंह जी ने मुझे कहा आप पौड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ो। चंद्रमोहन सिंह नेगी जी मुझे दिल्ली में घर पे बुलाया, स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी ने, कि राव जी आप पौड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैंने जी मैं तो बीजेपी से लड़ूंगा। कह रहे यार बीजेपी में क्या रखा है? एक वो गाँव से थैला लटका घूमता है, एक कोश्यारी जी खिचड़ी खाते हैं, एक प्रताप सिंह पुष्पान बड़े बड़े भाषण देता है, देवेंद्र शास्त्री से देखा नहीं जाता, देहरादून के एमएलए थे, हुआ करते थे। ऐसे थोड़ी राजनीति होगी। सतपुली के बंगले में वो एमपी लड़ रहे थे गढ़वाल से, जब 1000 वोट से सतपाल महाराज से जीते थे, और मैं भाजपा से एमएलए पौड़ी लड़ रहा था 89 में। मैंने सतपुली के पीडब्ल्यू बंगले में हम दोनों मिल गए, बैठे रहे बहुत देर तक। मैंने कहा नेगी जी मुझे इस चुनाव का नहीं पता, इस चुनाव में क्या होगा। इसके बाद जब भी चुनाव होगा, हरक सिंह उत्तर प्रदेश की विधानसभा होगा, और उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आप कहां हैं। और 91 में हुआ, मैं 11,000 वोट से जीत गया। चंद्रमोहन सिंह, पुष्कर सिंह रावत जी को कैबिनेट मंत्री की दर्जाधारी नरसिंह नर को मैंने चुनाव हरा दिया, और मैं 11,000 वोट से जीत गया। और चंद्रमोहन सिंह की टिहरी चले गए चुनाव लड़ने के लिए 91 में, और वो वहां से बुरी तरह हार गए। तो अब मैं, जब लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, हरक सिंह तो डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। ये तो डूबते सूरज अब मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ। जो हरक सिंह रावत पे दल बदल का आरोप लगता है ना, हरक सिंह ने कभी अपनी मर्जी से दल नहीं बदला, बड़े उद्देश्य के लिए दल बदला। 18 मार्च 2016 का बड़ा उद्देश्य था, चलती सरकार को गिराने की कोशिश की आपने। आप मेरी बात सुन लो ना। मैं बीजेपी से विधायक था, उत्तराखंड का आंदोलन चला 94 में, मैं पौड़ी से विधायक था। पौड़ी से ही उत्तराखंड के आंदोलन की शुरुआत हुई। इंद्रमण बडोनी जी, काश सिंगेरी, दिवाकर भट्ट, ये सब लोग वहीं भूख हड़ताल बैठे। काश दिवाकर भट्ट को मैंने बचाया, कहीं छपा भी है मेरा बयान। मैंने कुलदीप असवाल, जब पुलिस इनकाउंटर कर रही थी दिवाकर भट्ट का, तो मैंने चुपके से जो है दिवाकर भट्ट को, एक कुलदीप असवाल वकील है, अब इस दुनिया में नहीं, बेचारा मर गया, उसकी मोटरसाइकिल में चौफिन बोआखाल उनके घर पे भिजवाया, तब बचाया। जो डीजीपी रहा देवेंद्र चौहान, उस समय एसएसपी पौड़ी था, उसने रात के अंदर में उसको इनकाउंटर करने का मन बनाया था, कहीं से मुझे लीक हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, उस समय पूरे उत्तराखंड में ये माहौल ऐसा था। क्योंकि मैंने लखनऊ में विधानसभा के सामने जो धरना चला था राज्य को लेकर, मैं उसमें चला गया। मैंने शहीद स्थल पर लखनऊ में उत्तराखंड राज्य के लिए धरना दे दिया। मैंने विधानसभा नहीं चलने दी। तो भाजपा को लगा कि भाई मैं पार्टी लाइन से हटकर क्यों जा रहा हूं। अरे भाई, मैं पहले उत्तराखंडी हूं ना, राज्य की बात नहीं करूंगा।
और इसीलिए जब खंडूड़ी जी देहरादून में पौड़ी से एमपी का चुनाव नॉमिनेशन कर रहे थे, मैंने इसी पीडब्ल्यूडी में प्रताप सिंह पुष्पाण जी, केदार सिंह रावत, राजेंद्र रावत, प्रकाश सुमन ध्यानी जो यहाँ, अवतार सिंह रावत जो एडवोकेट जनरल रहे, लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी, लेफ्टिनेंट जनरल कैप्टन बलबीर सिंह रावत, इन सब के साथ इसी घंटाघर में, बल्कि विनोद चमोली आया था उस समय कि अभी वो आ रहे हैं, खंडूड़ी जी आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। मैंने कल्याण मिश्र जी से लगभग 4 घंटे बातचीत की, कल्याण सिंह से बात करी। मैंने कहा भाई राज्य के लिए इस समय भाजपा कांग्रेस की बात मत करो, सपा की बात मत करो, एक अलग पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, एक पर्वतीय राज्य के लिए जो है लड़ाई लड़ रहा, हमको इसमें सहयोग करना चाहिए। जब कर्फ्यू लगा था पौड़ी में, श्रीनगर में, अगस्त मुनि में, करण प्रयाग में, कोटद्वार में, हरक सिंह रावत अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर दूध पहुंचा रहा था। जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, हरक सिंह रावत, मैं विधायक था पौड़ी से, 145 बसों को, अब पौड़ी में बहुत सारी भाजपा की महिला नेता हैं जो आज भाजपा में हैं, कुछ हमारे कांग्रेस में उस समय के आंदोलनकारी, क्योंकि इस पूरे उत्तराखंड की लड़ाई ही पौड़ी में से हुई है। तो मैंने 19 पुलिस के बैररों, नजीबाग, नटौर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, 19 पुलिस के बैरर रेलवे फाटक तोड़ते हुए 145 बसें दिल्ली तक पहुंचाई। अगर मुजफ्फरनगर के रास्ते भी कोई जिम्मेदार विधायक या नेता साथ होता तो मुजफ्फरनगर कांड नहीं होता, हमारी माता बहनों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होता। कि एक बाप वो है जो जिसने हमको पैदा किया, एक बाप हरक सिंह है जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित वापस लौटे। तो मैंने उत्तराखंड राज्य के लिए भाजपा छोड़ी 96 में और उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया, और अकेला हरक सिंह रावत का जंतर मंच दिल्ली में जो है 6 साल जब तक राज्य नहीं बना, 2000 तक वसुंधरा जी, ये बच्ची सिंह रावत उस समय राज्य मंत्री, केंद्र में राज्य मंत्री थे, ये सतपाल महाराज, ये सारे लोग मेरे धरने पे आए थे जब राज्य माननीय अटल जी ने राज्य बना दिया, और मैंने तब अपना धरना खत्म किया था। यानी राज्य की लड़ाई आपने सबसे आगे बढ़ करके लड़ी। भाई साहब, यूकेडी ये लोग तो यहां लड़ते थे, मैंने कोटद्वार में ऐतिहासिक रैली करी, रानीखेत की, अगस्त मुनि में की, उत्तरकाशी में की, देहरादून में की, कोटद्वार में करी, और उत्तरकाशी की मेरी रैली में 1000 जोड़े तो ढोल दमा थे, वाद्य यंत्र थे, नरसिंह थे। और दिल्ली में हर दिन, उस समय जब 96 में हरीश भाई, धीरेन्द्र प्रताप, डंगवाल जी डेथ हो गई बेचारे, रानीखेत वाले, इन लोगों ने भी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। ये लोग तब क्या करते, आप आंदोलन कर लड़ाई लड़ रहे थे, मैं ये जो लोग कह क्या रहा करते? हूं, मेरे धरने के सामने इन्होंने भी राज्य को लेकर धरना शुरू किया था। ओके, आपको देख करके इनके धरने में लोग नहीं आए, हरीश रावत जी के धरने में लोग अरे सब ये थे, सब तो ये भीड़ नहीं हुई। तीसरे दिन टेंट उखड़ गया। हरक सिंह रावत का धरना, जिसका मैं चीफ था, मुख्य संयोजक था, ये प्रदीप टमटा भी, मेरी जब पौड़ी में मीटिंग करी थी, प्रदीप टमटा भी आया था उस समय मेरी पौड़ी की मीटिंग में। तो जब मैंने वहां 250-300 लड़के मेरे, उनका पोस्टल एड्रेस भी जंतर मंतर होता था, जैसे लालचंद जंतर मंतर, मैं आलू की बोरी, आटे की बोरी, चावल की बोरी रखा रहता था, लोग वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, सार्वजनिक शौचालय में नहाते धोते थे। लेकिन फिर राज्य बनने के बाद भी पार्टियां बदलते रहे आप देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये तो राज्य तो 2000 में बना, उसके बाद मैं जनता मोर्चा था मेरा। मैं मायावती से, जब वो भाजपा के, मेरे भाजपा के सहयोग से 4 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो मैं मायावती के बहुत नजदीक आ गया था, ठीक है। तो एक जिलाधिकारी से मेरा झगड़ा हो गया, पौड़ी राजन शुक्ला डीएम से झगड़ा हो गया था, उसके मुद्दे पर मैं मायावती मिलने के लिए गया। मुझे मायावती, क्योंकि मैं भाजपा से जब विधायक था तो जानती थी, उसने बात सुनी मेरी डीएम वाले मामले, तो उसने कहा ठीक हो जाएगा। उसने मुझसे कहा रावत जी आप मेरे साथ आ जाओ, तो आप बीएसपी में चले गए। मैंने
बहन जी से कहा, मैं बहन जी रात मुझे एक दिन सोचने का मौका दो। मैं डालीबाग गेस्ट हाउस में ठहरा था। मैंने रात भर सोचा। उस समय मायावती जिले बना रही थी, खूब ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही थी, काम कर रही थी। मैंने सोचा हरक सिंह तेरी राजनीति तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड को कुछ मिल जाएगा। इसलिए जिले बनाने थे, इसलिए और मैं चला गया और 6 महीने के लिए हरक सिंह ने वो काम किया ना, ये ऋषिकेश तहसील। और मैं आज आपको बता दूं, ये जो उत्तराखंड की विधानसभा है ना, आधा मयूकमेर से लेकर आधा विधायक मेरे साथ आ गए। आधी विधानसभा जो आज की है, पिछली भी है, सब मेरे साथ थी। जवाहर सिंह परिवार नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष, मयूकमेर उस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। मैंने मायावती की पौड़ी में रैली कराई, ऐतिहासिक। देहरादून में कराई, ऐतिहासिक। रानी के अल्मोड़ा में कराई, ऐतिहासिक। ये आज गैरसैंण की जो बात कर रहे हैं, ग्राम सभा थी, तहसील हरक सिंह ने बनाई। आप तो गैरसैंण का पूरा ही राजनीति खत्म कहते हैं। गैरसैंण में जाके लोग नाटक करते हैं, होना जाना तो करते हैं ना, तो सच है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हरीश रावत ने अब विधानसभा मैं जो बनाई कह रहा हूं तो कि आज हरक सिंह रावत तो चंपावत से चुनाव नहीं लड़ना ना। चंपावत के लोग, आज तो वहां धामी है ना विधायक, चंपावत के लोग पिथौरागढ़ पीडब्ल्यू बंगले में मुझको मिलने के लिए आए थे। 2 बजे मैं पहुंचा था पीडब्ल्यू। उन्होंने कहा भाई साहब आप हाँ कह दो जिले के लिए तो हम मान लेंगे आपका। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, नहीं आप हाँ बोल दो। 8 बजे मैंने हाँ बोला, उन्होंने मेरे जिंदाबाद के नारे लगा के गए थे। बागेश्वर के लोग आए, मैंने कहा आप हाँ बोल दो। रानीखेत के लोग भी आए थे, ये मेरा जी के बड़े भाई वगैरह भी आए थे मुझको मिलने के लिए, जिले की बात करने के लिए। लेकिन ये बड़ी बड़ी, मैं रात को खाना खा रहा था पीडब्ल्यू बंगले में अल्मोड़ा में, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने लगी। वो शिपेन सिंह की, गुप्ता की बात करने लगी, चंद्रभान की बात करने लगे, गोविंद बल्लभ पंत की बात करने लगे। मैंने अपने मन में सोचा, जिला मुझसे मांग रहे हो, बातें उनके कर रहे हो, तो मैंने मन बना लिया था कि भाई इनका जिला नहीं बनाना। मैं देखो सच बोल रहा हूं, जिला होता तो करण महारा का अपना जिला होता। मैंने सच कह रहा हूं। जिनके अब जब मायावती जी ने अल्मोड़ा में, महारा जिंदाबाद, जब अल्मोड़ा में मायावती जी ने जिला घोषित नहीं किए, तो मैं हेलीपैड पे छोड़ने नहीं गया मायावती को। आर्मी हेलीकॉप्टर वहां से। मुख्यमंत्रियों से भिड़ने का क्या आपको मजा आता है? मुख्यमंत्री, अरे भैया मैं मुझको खोने का, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उनसे भिड़ गए, हरीश रावत थे तो उनसे, तो भैया हरक सिंह रावत से भिड़ गए। यार एक चीज सुनो, जिसको जरूरत है हरक सिंह की है, क्योंकि हम, मुझे नेताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पॉलिटिक्स चेंज होगी ना, अब तो हरक सिंह रावत को पार्टी की भी जरूरत है। नहीं, मुझे हरक सिंह रावत, देखो भैया, देखो लालचंद जी, हरक सिंह रावत को नेताओं की जरूरत नहीं, हाँ जनता की जरूरत हरक सिंह को है। अब तो आप सीधे सीधे बीजेपी के राज खोल रहे हैं। आपने कहा कि साहब 30 करोड़ इकट्ठे किए थे, मैं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को आप एक तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, साहब मैं पुराने आपके सारे राज खोल दूंगा। ये क्या है? क्यों? इसलिए तो चंदा तो इकट्ठा करती हैं, कांग्रेस नहीं करती क्या? एक चीज सुनो, आप किसी का प्रयोग करो और उसको अपमानित करोगे फिर तो चुप रहेगा। तो बीजेपी आपको अपमानित कर रही है, इसलिए आप नहीं कर अपमानित, जो ईडी सीबीआई आपके। अच्छा एक चीज सुनो, हरक सिंह रावत है कांग्रेस में, क्यों? हरीश रावत के खिलाफ भी तो सीबीआई का 2016 से केस चल तो रहा है। या तो उस कहां केस चल रहा है? नहीं, केस तो रजिस्टर्ड है ना। रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं हो रहा है और ना कुछ होगा। नहीं, जेल तो आपकी भी नहीं हुई तो जेल उनकी भी नहीं हुई है, लेकिन केस तो रजिस्टर्ड भैया। लेकिन मेरे खिलाफ तो चार्जशीट लगी ना, पाकरो टाइगर सफारी में कोई लेने देना नहीं मेरा। एक अच्छे उद्देश्य के लिए मैं बना रहा था पाकरो टाइगर सफारी, कोटद्वार के भले के लिए, गढ़वाल के भले के लिए, पूरे देश के भले, उत्तराखंड के भले के लिए, देश के भले के लिए। बीजेपी की सरकार में, पिछली सरकार में, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, उसके और भी कोई ऐसे राज आप खोलेंगे क्या? जैसे आपने 30 करोड़ वालों ने मान लिया 27 करोड़ इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे राज है, और भी खोलेंगे अब आप आने वाले दिनों में? मैं तो कह रहा हूं भैया, मुझको छेड़ो तो खोलूंगा। यानी आप उनको एक तरह से धमकी दे रहे हैं ना भाई? धमकी नहीं दे रहा हूं। हाँ। अरे तुम मेरी सहसपुर की जमीन ईमानदारी से खरीदी हुई जमीन है, उस पर छेड़ेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। तुमने जबरदस्ती एक चार्जशीट लगवा दी ईडी से, तो हरक सिंह चुप रहेगा क्या? हरक सिंह कायरों की तरह नेतागिरी नहीं करता। लड़ेंगे 27 तक ऐसे ही लड़ूंगा, फिर तो बहुत सारे राज खोलेंगे आप। बिल्कुल। आए दिन बीजेपी सफाई देगी। यार गुरुजी,
सफाई देने की स्थिति में भी नहीं होंगे वो। इतना कुछ आपके अंदर जज्ब है। हाँ, देखो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं हरक सिंह रावत जी तो बोलते रहते हैं, हाँ, तो उनका क्या फिर है, क्यों परेशानी हो रही है? उनको बोलने दीजिए। अच्छा एक चीज सुनो बॉस, गूगल से और फेसबुक से पिछले 4 दिन में 5 दिन में, मुझे नहीं पता, पूछ लो, जो आता है कि वेरी गुड और कुछ कि कितने लाख लोग वो करेंगे, तो पिछले 5 दिन में रोज आ जा रहा है मेरे पे। नहीं, ये तो आपको मालूम है ना कैसे चीजों को, मुद्दों को उठाना, इस चीज के तो आप माहिर खिलाड़ी हैं। अरे तो मुद्दे, वो तो मंझे हुए नेता हैं, आपको पता है यार, एक किस तरह सुनो। भाई जब से यार लालचंद जी, आपने लालचंद। ईडी सीबीआई पे जितना एग्रेसिवली कांग्रेस भवन के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब हिल गए जितना, जिस अंदाज में आपने एग्रेसिव किया। तो मैं समझता हूँ पिछले 15 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि नेता विपक्ष तो आप ही हैं डिफेक्टो, अघोषित तौर पर लग रहा है, क्योंकि भाई ईडी सीबीआई पे आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं दिल्ली से देहरादून तक की बीजेपी का, यानी प्रदेश की राष्ट्रीय बीजेपी को। उसके बाद आपने ये चंदे वाले मसले पे आपने एकदम से फिर ब्लास्ट कर दिया। तो 15-20 दिन से तो लग रहा है कि नेता विपक्ष के तौर पे तो नहीं, आप अकेले। मैंने आपदा पे भी की प्रेस, और आपदा पे भी आपने घेरा। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर मैं फालतू बोलता हूं ना, नहीं, आप तो पिन वहां चुभो रहे हैं जहां दर्द हो, पिन तो आप वो चुभो रहे हैं। तो ऐसे तो आप चुभोते रहेंगे 27 तो तक। दर्द नहीं हो रहा भाजपा दर्द हो ही रहा, दिख ही रहा है, सबके बयान आ रहे हैं, सब सफाई दे रहे हैं। नहीं, आपने 23 गलत बोला, 27 थे। हाँ तो फिर तो वही बोलूंगा ना। हाँ और अभी तो सुई चुपा रहा हूं, हाँ अभी तो सुई चुपा रहा हूं, तब इतना दर्द हो रहा है। हाँ 30 में 27 में तो आए ना। हाँ, सही है, वो तो एक ही बात है, 30 और 27 में क्या अंतर है। और मैंने अगर और आगे मुंह खोला, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं नैतिकता वाली राजनीति करता हूं, सिद्धांतों की राजनीति करता हूं, बहुत मर्यादा की राजनीति करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि, देखो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है। मैं भी 23 साल से राजनीति कर रहा हूं। सही है। लेकिन भैया जब हम जहां गलत नहीं है, टारगेट करेंगे। तुम हरक सिंह ही दिख रहा है तुमको उत्तराखंड में, देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दिख रही, बडरा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री दिखता है, राजस्थान में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष दिखता है। नहीं, इसके पीछे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आपकी अमित शाह जी की जब मुलाकात हुई, जब बीजेपी में थे आप लास्ट के समय में, जो जाने से पहले, तब शायद अमित शाह जी ने आपको इशारा किया था कि हरक सिंह रावत जी रुके रहिए बीजेपी में, अच्छा रहेगा। लेकिन आप उनका इशारा पकड़ नहीं पाए। नहीं, तब आप और विजय बहुगुणा जी और अमित शाह जी बैठे हुए थे, एक फोटो आई थी जिस दिन देहरादून में रैली थी, उसके बाद आप लोगों की साइड से एक फोटो आई थी। अमित शाह जी का मेरे को कॉल आई थी, 8 कॉल। उनको आपने नाराज कर दिया, कॉल नहीं उठा देखिए रहे। नहीं, सुन लीजिएगा, अमित शाह जी की 8 कॉल आई थी। मेरा मोबाइल, मैं टहल रहा था खाना खाने के बाद डिफेंस कॉलोनी घर पे, मैं साइलेंट था मेरा फोन, मैं दूसरे फोन पे बातचीत कर रहा था। तो जैसे ही मैंने वो फोन देखा तो अमित शाह जी की 8 मिस कॉल, 8 मिस कॉल, 10:14 से लेकर 22 मिनट तक। तो फिर मैंने कॉल किया उनको, उन्होंने मुझसे कहा हरक सिंह जी यार तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है हमेशा जीवन भर दोस्ती रहनी चाहिए। हाँ, ये उनका इशारा था ना कि सुन दोस्ती लो। बनी रहे। हाँ, उनका हरक सिंह रावत जी दोस्ती बनी रहे। हाँ, लेकिन पहले आपने भाई हमारी दोस्ती बनाई जो है नहीं। हमेशा रहनी चाहिए। आपने तोड़ दी दोस्ती। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ आपने जब भाजपा ने मुझे निकाला, आपने शायद मेरे प्रेस बयान नहीं पढ़ा आपने। फिर उन्होंने लास्ट में बातचीत, और भी बातचीत हुई, फिर उन्होंने हरक सिंह रावत जी ये दोस्ती दुश्मनी नहीं बदलनी चाहिए, एक तरह धमकी भी दी मुझको। ये दोस्ती दुश्मनी में नहीं भगवान कसम खा रहा हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, वो धारी माँ की कसम खा रहा हूं, हो वो ये शब्द थे कि दोस्त दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। मैंने कहा नहीं साहब, आपको किसने कौन गलत फहमी क्यों बदलेगी। उसके बाद अमित शाह जी का एक दिन फिर फोन आया, चुनाव जनवरी में, जब ये टिकट मतलब 22 में जनवरी 8 तारीख को आचार संहिता लगनी थी, कि रावत जी मैंने मुख्यमंत्री को बोल दिया है कोई 3 जगह दे देना आप, कोई 3 जगह दे देना आप धामी को, तो वहीं आपका टिकट फाइनल हो जाएगा, जहां भी आप लड़ना चाहते हो। 2 दिन धामी में सीएम हाउस में गया,
मैंने कहा भाई अमित शाह जी का, दोनों ने खाना खाया, एक फोटो फिर वायरल हुई, नहीं वो तो जब मैं नाराज हुआ तो बात की। हाँ, उस दिन मैं गया, मैं वहीं बाहर लॉन में बैठे रहे। मैंने कहा भाई अमित शाह जी का फोन आया था, कहले हाँ। तो मैंने उन्होंने कहा 3 जगह दे दो, मैंने 3 जगह दे दी। फिर उन्होंने कहा भाई प्रहलाद जोशी से मिलो, मैं दूसरे दिन प्रहलाद जोशी से मिला। प्रहलाद जोशी ने, देखिए भाजपा एक जो षड्यंत्र हुआ मेरे खिलाफ, प्रहलाद जोशी ने कहा रावत जी हम चाहते हैं प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ, वहां से लड़ो। मैंने जी ठीक है। पहले उन्होंने, ऊर्जा मंत्री था कि बिजली नहीं आ रही, मैंने एमडी को फोन किया, ये फोन किया, पहले तो समस्याओं को समाधान किया। फिर उनका भाई आप केदारनाथ चुनाव लड़ो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जी शैला जी का, कह रहे नहीं भाई वो नहीं जीतेगी, आप लड़ो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत अमित शाह जी को फोन किया, हरक सिंह जी मान गए केदारनाथ के लिए, धामी को भी फोन कर लिया, हरक सिंह जी मान गए। नड्डा जी को फोन करा, हरक सिंह जी मान गए। अब ये कहीं लीक हो गया। और शैला रानी, आपको ध्यान होगा, भाजपा काले में जो है धरने पे बैठ गई और मीडिया को बोला कि साहब बाहर का व्यक्ति को नहीं टिकट लड़ना चाहिए, आपको ध्यान है 2022 जनवरी में। तो एक बहुत बड़ा कारण वो भी बना। और दूसरा, कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, मैं उमेश भाई और मैं चाय पी रहे मुजफ्फरनगर में, और न्यूज चल रही है कि मैं कांग्रेस में, नहीं वो उसका सुरजेवाला के साथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, काली गाड़ी में सोनिया गांधी को मिलने पहुंचा। मैं हंस रहा था। तो इसी खबर पर बीजेपी ने एक्शन ले लिया। नहीं, कुछ भनक तो अमित शाह को थी ना, 8 बार कॉल कर लिया था, आपको कहा कि दोस्त नहीं, दुश्मनी में ना नहीं, बदले। तो मैं फिर कह रहा हूं, कुछ चीजें मैं इसलिए देखिए, आप सच कह रहा हूं, मैं कुछ चीजें ऐसी होती है ना, होने को कोई टाल नहीं सकता, और इसलिए मैं दुखी नहीं हूं। हुआ क्या कि जिस दिन मैं कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैं दिल्ली था, मुझे उमेश का फोन आया कि कल कोर कमेटी की मीटिंग है, आप नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा मुझको सूचना ही नहीं मिली। कह नहीं। फिर मैंने सोचा अगर मैं देर दूं जाऊंगा, नहीं हूंगा मेंबर, क्योंकि कई बार हटा भी देते थे ना कोर कमेटी से, पार्लियामेंट बोर्ड से। तो मैंने कहा मैसेज आएगा हरक सिंह पार्लियामेंट बोर्ड में, मैं दिल्ली रहूंगा, तो लोग सोचेंगे नहीं है। 11 बजे फिर उमेश ने प्रहलाद जोशी पे गया होगा, हरक सिंह जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं दिल्ली। क्या दिल्ली क्यों गए? मैंने जी अमित शाह नड्डा जी मिलने के गए। कह ले वो तो है ही नहीं वहां। सच में नहीं थे, एक हिमाचल गए थे, एक पश्चिम बंगाल गया हुआ था। कह रहे आप ये 11 बजे वाली मीटिंग में तो नहीं आ सकते, आप 3 बजे में पहुंचो। मैं भाई साहब ट्रैक शूट में था, मैं ट्रैक शूट से दिल्ली से देहरादून के लिए निकल गया। मैं जब देवबंद में, ये ड्राइवर है, यही मेरा पीछ पूछ ले, मैं रोज कहता हूं भाई तेरे वजह से मैं ये संघर्ष कर रहा हूं आज। इसने देवबंद में, इतने रास्ते भर पेट्रोल पंप थे, इसने देवबंद में तेल भरने के लिए गाड़ी नीचे डाल दी पेट्रोल पंप पे, और वहां देवबंद में तो आप समझो फ्लाईओवर के नीचे चले जाओगे तो फंस गया, आधा घंटा फंस गया। इतने में आपकी चिट्ठी आ गई उधर से? नहीं, उस दिन की बात नहीं करूं। फिर काऊ और मेरा प्यारो शेमवाल यहां फोरा चौक पे इंतजार कर रहे हैं। जब मैं फोरा चौक पे पहुंचा तब तक मीटिंग खत्म हो गई। फिर देखो झूठ के बोलो, उमेश शर्मा ने मुझसे कहा राव जी प्रेस वालों से बात कर लेते हैं। मैंने कहा यार मैं ट्रैक शूट में हूं, अब कह रहा भी चलते प्रहलाद जोशी। मैंने कहा मैं जरा घर जाके नहा धो के, अब मीटिंग खत्म हो गई, मुझे थोड़ी मालूम था कि क्या हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जब 7 बजे नहा धो के उमेश को फोन किया, उनके लो दिल्ली निकल गए। फिर उमेश मुझे दूसरे दिन दिल्ली ले जाने के लिए फोन पे फोन करता रहा, मैं नहीं उठाया। दिल्ली आ जाओ ना ले जा रहा था, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री के यहां से फोन आया, उनका किसी चेले का, वो मेरा भी खास था, क्या उमेश के साथ मत जाना अनिल बलूनी को मिलने के लिए, अनिल बलूनी के साथ मत जाना प्रहलाद जोशी या किसी के नेता को मिलने के लिए। तो अब मैंने तो अच्छी नीयत से
कि भाई मैं ना अनिल बलूनी का ठप्पा लगाना चाहता था, ना मैं धामी का ठप्पा लगाना चाहता, मैं एक गुटबाज की राजनीति से ऊपर उठना चाहता था। मैं इसलिए टाल गया। 2 बजे मेरे बच्चे आए मेरे पास के, वो उमेश अंकल नाराज हो रहे हैं। फिर मैं 2 बजे वहां पहुंच गया येलो हिल में। इसने आने में 5 बजे आती। मैंने कहा भाई तू तो सुबह से फोन कर रहा है कि मैं दिल्ली चलना है, आप देर में आके रहे। जब आपने फोन नहीं उठाया तो ड्राइवर और गन्नर चले गए थे, तो आने में देर हो गई। अगर ये भी 2 बजे आ जाता और हम दिल्ली चले जाते, पलाजोस में मिल जाता, तो फिर नहीं कुछ होता। फिर देखो हमको सूचना क्यों नहीं हुई थी मीटिंग की। उस दिन मैंने भी दिल्ली से अपने प्यारों को फोन किया था, ओएसडी सेमाल को, वो मेरे फोन भी नहीं उठाए थे, क्योंकि उस दिन उसकी मिसेज की डिलीवरी हुई। तो आदमी वहां से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सिजेरियन केस होता है तो आदमी मौत होता है, आदमी कहाँ फोन उठाएगा उस समय। तो भाजपा काले से फोन गया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। और मुझको इसलिए तो देखिए सेमाल की सीजन डिलीवरी होना, मेरे को सूचना मीटिंग करने होना, मेरे ड्राइवर का दिल्ली में देवन में गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए नीचे डालना, मेरा मीटिंग में न पहुंचना, ये सारी परिस्थितियां ऐसी बन गई। और जब दिल्ली में भी जब हम पहुंचे 9 बजे, इसने कहा उमेश भाई ने कि नवीन भाई क्या, नवीन नहीं बलूनी जी क्या, अनिल बलूनी क्या भी चलते हैं। मैं 2 कारण से टाला। भले मैंने उमेश को तो ये कहा, मैंने कहा यार वो कैंसर का मरीज है, रात को कहाँ जाएंगे उसके घर पे। इसने 2 बार अनिल बलूनी से मेरी बात कराई थी रास्ते से। मैंने कहा भैया टाइम पे आ जाएंगे तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर लेट हो जाएगा तो सुबह आऊंगा। अब मैं इसलिए टालना चाहता था, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आज सच। जो मुख्यमंत्री के यहाँ से मुझको संदेश आया था कि भाई आप जो है अनिल बलूनी के माध्यम से मत जाना प्लाजो से किसी को मिलने के लिए। मैंने सोचा इसको टालने का आपने प्रयास किया, इस बहाने टाल लूंगा। मैंने कहा अब रात होगी, तुम भी आराम करो उमेश भाई, और मैं भी आराम करता हूँ, अब अलग से जाके फिर मिल लेंगे। मैंने कहा सोचा पहले मैं प्लाजो से सुबह मिल लूंगा और तब जाऊंगा अनिल बलूनी के पास, जिसमें मेरे पर ठप्पा न लगे अनिल बलूनी का। लेकिन अगर मैं चले जाता रात को तो हो सकता है मैं बीजेपी का एक्शन नहीं होता, फिर एक्शन नहीं होता। लेकिन ये दुश्मनी लंबी खींची एक बात और कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूं ना, जो होनी होती ना, उस दिन के बाद मैंने मन बना लिया कि जो होना होता वो होता है। मैं जब अचानक जो है वो एक मेरी बहू के साथ जो एक लड़की काम करती थी, वो जैसे अब आदमी जाएगा तो सीधे बाथरूम जाता नहीं जाता, तो मैं बाथरूम चला गया, तब अचानक लाइट चली गई। मैं अंदर से निकला, बहू भी दूसरे कमरे से निकली। मैंने बेटा कुछ अनहोनी हो रही है। वो लड़की क्या हुआ कि बाथरूम में गई, किचन में गई, उसको नहीं पता था कि ये ट्यूबवेल का स्विच है, वो मोटर का। जैसे ऊपर वाले पानी नहीं आ रहा तो ऊपर वाले चला देते हैं, तो हमारे यहाँ रेड लाइट आ जाती है, या किसी ने चलाया तो हम चला देते हैं, तो ऊपर नीचे रेड लाइट आ जाती थी। अब रेड लाइट थी, उसको नहीं मालूम था, उसने सोचा कि ये किचन का स्विच है, उसने खोला, लाइट चलेगी। उसमें कोविड का समय था, इलेक्ट्रिशियन को आने में टाइम लग गया। फिर जब वो आया तो बहू नीचे जहाँ मेन स्विच था वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ठीक करा रही थी, और मैं जहाँ सीढ़ियों पे जहाँ उसका दूसरा वो थे पलक थे, मैं वहाँ पे खड़ा था, और मैंने अपना मोबाइल जो है सोफे में छोड़ दिया। और फिर अब ये आधा घंटा लग गया। इस बीच मुख्यमंत्री के यहाँ से 8-9 कॉल आ रखी थी। अब मैंने 9:30 बजे जब कॉल देखा तो मैंने फोन किया मुख्यमंत्री के उस व्यक्ति को। उन्होंने कहा आप तुरंत अमित शाह को फोन करो। मैंने जैसे अमित शाह को फोन मिलाने की कोशिश करी तो मैंने होम मिनिस्टर मिलाया तो नहीं मिला। फिर मुझे तब ध्यान आया कि मैं अमित शाह जी का नंबर तो तब से सेव है जब वो राष्ट्राध्यक्ष थे। फिर मैंने अमित शाह किया, तब तक वो जो लड़की अनु मेरे बहू के साथ थी, उसने कहा न्यूज पे आने लगा कि आपको पार्टी से निकाल दिया, मंत्री पद से निकाल दिया। तो अगर फिर मौका मिलेगा दोस्ती करेंगे, दुश्मनी चलेगी नहीं। अमित शाह से दुश्मनी अच्छी थोड़ी मानी जाती है। अरे भैया मरवा देंगे, मुझे मरवा लो। दोस्ती का फिर ऑफर भी तो मिल सकता है आपको 27 के चुनाव में। नहीं, क्योंकि मजबूत लोगों को तो बीजेपी जोड़ती है। देखिए सुन लो मेरी बात। मैं जब भाजपा काले में गया था 2016 में, अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष थे। अब आप फिर कहोगे कि राव जी आप तो जुबान के पक्के हो ही नहीं। मैंने उस दिन कहा था भाई मुझे कुछ मिले ना मिले मैं अब भाजपा में रहूंगा। अब आप फिर कह रहे नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन अब मैंने मन बना दिया।
तब भी तो मन बनाया था आपने। नहीं, आपका मन तो बदलता लेकिन रहता है, भैया बड़ा चंचल है ना आपका मन। चंचल नहीं है, पक्का है, बहुत चंचल नहीं है। मैंने कहा नहीं, जब आप एक चीज सुनो, जब परिस्थितियां ऐसी बन गई, मैं थोड़ी छोड़ी बात, अनुकृति गोसाई तो बीजेपी में है ना अभी। तो वो होने दो, भाई इसे लोग कहते हैं सुविधा की राजनीति है, कहीं नहीं। पुत्र वधू बीजेपी में है, आप कांग्रेस की राजनीति कर यार रहे हैं। एक चीज सुनो, वो बच्चे है अभी, उसका मन है, बच्चों का मन है कुछ। एक चीज सुनो, हमारे यहाँ मनीष था, मनीष खंडूड़ी, मनीष खंडूड़ी आपकी तरफ थे, ऋतु खंडूड़ी बीजेपी में थी, और खंडूड़ी जी आप दोनों एक पार्टी में हैं। आप ही मेनका गांधी माने सोनिया गांधी सगी एक ही परिवार है। यूं बहुत सारे परिवार, निश्चित तौर पर वो विजय राजा, मैं तो विजय राज सिंधिया का बहुत खास था। सिंधिया परिवार में भी ऐसा रहा लंबे समय तक, बेटा अलग पार्टियों में रहे। माधवराव सिंधिया कांग्रेस में नहीं, लेकिन हरक सिंह रावत 27 में अगर अमित शाह से फिर दोस्ती करने का कोई प्रस्ताव अच्छा सा, सुहावना सा, वो लुभावना सा अरे आएगा, नहीं, फिर आपका मन करेगा चलिए, जब इतने बड़े आदमी कह रहे हैं तो मैंने मन बना लिया, हाँ कांग्रेस को लेके आएंगे, बीजेपी को हराएंगे। मैंने मन बना लिया कि इन दुष्टों के साथ नहीं जाना मुझे, ये धोखेबाज है। बीजेपी में अच्छे लोग भी तो सारे दुष्ट हैं बीजेपी में। अब हो ही गए ना, कहाँ अच्छे लोग तो चले गए सब। आप ही तो जानते हो, इतने साल से आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हो। तो कितनी सीटें कांग्रेस को दिलवा रहे हैं 27 में? क्योंकि अब मैं लास्ट में लक्ष्य खत्म कर रहा हूं, लक्ष्य बताइए जीत का। हमने बीजेपी को कहां रोकेंगे? 45 सीट से अधिक का लक्ष्य रखा है। किंतु परंतु तो नहीं, फिर बाद में बोले चुनाव के बाद में फिर आपका अरे इंटरव्यू भैया करूंगा, देखो, बोलेंगे रावत जी इतनी सीट लेके चले गए, फलाना जी इतनी सीट लेके चले गए, भैया हरक सिंह देखो, रावत सुन क्या लो, करे? आदमी गोल बनाता ना, मुझे इतने रन बनाना है, 45 का गोल है, 45 ऊपर का गोल है। ओके, अब कितने गोल बना सकते हैं ये? अब भैया सब चीज हरक सिंह रावत के हाथ में थोड़ी है। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे कांग्रेस नहीं, के? कोई सब आपके हाथ में आएंगी चीजें सारी? नहीं, अरे कुछ मैंने कहा ना, जब स्वार्थ होता ना, नहीं आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चल रहा है ना, अब कुछ लोग कह रहे हैं करण मारा ही चले 27 में, कुछ लोग ठीक कह रहे है, हैं गणेश गोदियाल आ जाएं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रीतम सिंह आ जाए। आजकल हरीश रावत और प्रीतम सिंह साथ काफी देखे जा रहे हैं। भैया कोई बने अध्यक्ष, करण मेरा भाई निर्णय है, तो अध्यक्ष लेगा ना। जरूरी नहीं है भैया, काम जो है ना, राम के उस रावण के वनवास में गिलेरी का भी योगदान था ना। 27 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन अच्छा रहे आपके लिहाज से आज की राजनीतिक परिस्थितियों में? ये हमारी बीजेपी से ये हमारी पार्टी के नेताओं ने निर्णय लेना है। आपके लिए करण मारा भी ओके हैं, कोई प्रीतम बना सिंह दे, भी ओके हैं, गणेश गोदियाल भी ओके किसी हैं, को भी बना या दे। हरीश रावत को बना दें, बना दें, या आपको राहुल गांधी कहीं नहीं, रावत जी आप ही को बना नहीं भैया, मैं देखो, मैं किसी दौड़ में नहीं हूं नहीं, ना, मैं मुख्यमंत्री तो विधायक। बने। आपने थोड़ी देर पहले इसी इंटरव्यू में कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मंत्री बनेंगे, हाँ, पार्टी हाँ, कहेगी मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिए, पार्टी जो दायित्व देगी वो निभाएंगे। पार्टी जो काम करेगी, मैं तो कार्यकर्ता हूं पार्टी का। नहीं, आजकल जो इतना आप एक्टिव, इसका मतलब ये भी था कि आप प्रदेश अध्यक्ष भी शायद बनना चाहते हो, देखिए, क्योंकि आपका कद तो बहुत बड़ा है। मैं नेता प्रतिपक्ष आप रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुका 12 हूं, साल पहले रह चुके हैं। सीनियर मिनिस्टर रहा हूं, धामी के साथ भी तो नंबर 2 नंबर 3 मिनिस्टर था। हाँ, यशपाल आर्य जी तो बहुत पीछे थे। सीटें बताइए अब आखिरी में, 70 में से आपने 45 का टारगेट कांग्रेस के लिए ले लिया, बीजेपी को कितने पर रोक देंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हम हैट्रिक मारेंगे, हम उत्तराखंड में नया इतिहास लिखेंगे 27 में। अब नया इतिहास तो देखो, इतिहास मैं एक चीज बता दूं, आप पॉलिटिकल साइंस के आदमी हो, मैं नहीं हूं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं। आप तो मिलिट्री साइंस के आदमी ना, मिलिट्री साइंस वाले स्टाइल में पॉलिटिक्स चलाते हैं। बेसिकली जो मेन स्टडी होती है ना, वो इंटर तक होती है। मैं इंटर तक पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में इसलिए पॉलिटिकल साइंस को भी समझता हूँ। अच्छी सरकार, अच्छा मुख्यमंत्री वो नहीं होता है जो लंबे समय तक राज करे। अच्छा सरकार, अच्छा मुख्यमंत्री वो होता है कि कम समय तक राज करे, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णय करे। तो उत्तराखंड की 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री आपकी नजर में कौन सा है? केवल तिवारी जी, ओके, उसके बाद कोई नहीं। जो कुछ दिख रहा है वो तिवारी जी के टाइम का है, कांग्रेस के समय। उसके बाद मुझको बता दो क्या हो गया। क्यों हरीश रावत कह रहे हैं उन दो पहाड़ियत को लेकर ये कर दिया, वो कर दिया, देखो मुझे भगोड़ा कर उन्होंने ये कर दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते उन्होंने ये कर दिया, मैं देखिए जी ने ये कर दिया, निशंक ने ये कर दिया। आप ये कहोगे फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, तब बोलूंगा ना मैं ऐसा। आपको लगा तिवारी के बराबर का कोई नहीं अब तक? जो काम के, मैं सीनियरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, काम के लिहाज से ही पूछ रहा हूं। अरे ये आपका ये सी रोड है, ये तिवारी जी का बनाया, जेएमएस रोड तिवारी जी का बनाया, नहीं तो नाला था। सैलेबकोई की फैक्ट्री तिवारी जी की लाई हुई है, पूरा उधम सिंह तिवारी जी का बनाया हुआ।
बाकी जो फैक्ट्रियां थी भी वो चले गई। धामी जी भी तो आपके छोटे भाई हैं, वो भी तो कह रहे हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे भैया देखो UCC सुनो, ले मेरे छोटा आए। भाई है, वो बस इतने ही कर दे कि ये जो जितेंद्र प्रसाद की जितेंद्र सिंह की आत्महत्या, हिमांशु चमोली मामले में न्याय हो जाए। वो इतना कर दे, अंकिता को जो वीआईपी है उसको जेल भिजवा दे, तो क्या करना भाई। वो पेपर लीक में हकम सिंह को भाई इसलिए कह रहा हूं ना कि अब उसकी किस्मत खराब है, जैसे मेरी किस्मत 22 में खराब थी कि सारी परिस्थितियां ऐसी बनी, पेट्रोल पंप वहां डाल दी गाड़ी, ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि धामी की भी किस्मत खराब है। क्यों, अच्छी किस्मत है। अरे तो भाई 22 में चुनाव हारे फिर भी मुख्यमंत्री है, उनकी कहाँ किस्मत है? उनकी तो देखिए, किस्मत तो सुनो, बिल्कुल। देखिए माफ करना, मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री दिल्ली वालों ने बना दिया। नहीं, दिल्ली तो आप अरे भैया देखो बनाती सुनो, है भाई। हरक सिंह रावत को दिल्ली ने तब नहीं बनाया, 12 में पीछे भगोड़ा को बना दिया। ऐसे पुष्कर सिंह धामी को भी दिल्ली ने बनाया। मुख्यमंत्री तो दिल्ली में ही बनते हैं आप दोनों पार्टियों में। मैं ऐसे दया पे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। लेकिन मन में तो आता होगा। मुझसे कई बार ऐसा हुआ। नहीं, मन में तो आता होगा। आपसे कितने कितने जूनियर मुख्यमंत्री बन गए, मन में तो आता होगा ना। कई बार ऐसा हुआ। काश अगर हरक सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए होते 5 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो कायाकल्प कर देते। कई बार वो कर देते। कई बार ऐसा मन में आता है ऐसा। कई बार लोग कहते हैं राज्यसभा, मैंने कहा नहीं भैया, नहीं, मुख्यमंत्री का ऐसा आता है, मुख्यमंत्री नहीं अब होता है। या तो मेरी किस्मत है, उत्तराखंड वो ईश्वर। नहीं, अब कितने जूनियर आपके मुख्यमंत्री बन हाँ, सब जूनियर है। फिर आपका मन नहीं करता कि तीरथ सिंह रावत तो छात्र संघ अध्यक्ष मैंने बनाया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अभी आपने बताया कि आपका योगदान अग्रणी रहा और आपका डेवलपमेंट मोर्चे पर आपका मन करता है कि मुख्यमंत्री बनने का? सच भैया, लास्ट सवाल है, मन करता है कि एक बार मौका आपको भी मिले? मैं एक नजर करूं आपसे, आपका मन नहीं करता था एडिटर बनूं, चीफ एडिटर बनूं? सबका करता है। मैं तो बन गया, न्यूज 18 का एडिटर बन गया। उसके बाद उनका आप रिटायर हो जाओ। नहीं, मैं निवेदन करूं आपसे, कोई व्यक्ति, मैं तो कांक्षा नहीं है ना आदमी के अंदर। नहीं, जब शीशे के सामने खड़े तो कभी मन करता है कि ये मैं जो कह रहा हूं, हरक सिंह रावत उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अब तक क्यों नहीं बन पाया, बनेगा? मैं जो कह रहा हूं, उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद तो है, मैं जो कह रहा हूं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षा होना चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा नहीं हो तो आप काम ही नहीं करोगे। ओके, महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री। अरे भाई, अगर पार्टी कहेगी, कल सरकार आ गई, पार्टी कहेगी भाई राव जी आप बनो, तो क्यों नहीं बनूंगा भाई मैं। हरक सिंह रावत जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर आप जानते हैं हरक सिंह रावत जी बिंदास बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। आपको भी इस पूरी चर्चा को सुन के मजा आया। उन्होंने बहुत सारे रहस्य राज भी खोले अपनी पूरी राजनीति के, जब से वो राजनीति में तब से, और किस तरह पाला बदलने को लेकर जो उन पर आरोप लगते उन पर उन्होंने अपने तरीके से अपनी सफाई भी दी। और 2027 को लेकर के वो बहुत मजबूती से खम ठोक रहे हैं कि वो दल बदलने वाले नहीं है, यहाँ के सियासी दल के सत्ता का चेहरा बदलने वाले, यानी कि बीजेपी की विदाई करा के कांग्रेस को उत्तराखंड की सत्ता पे काबिज कराने के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। ये खैर उनका अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक सपना है। इसके लिए उन्होंने 45 सीटों का कांग्रेस के लिए गोल भी सेट किया है। देखेंगे क्या रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, लाइक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हरक सिंह रावत ने जो जो बातें रखी हैं उस पर आपका अपना क्या व्यू है। नमस्कार।